हाँ। जैस्मिन ने ज्यादा नहीं सोचा और सीधे हाँ बोल दिया। सारी लड़कियां एकदम चहचहा उठी। उन सभी ने मोहित सूरी के इस ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया था। हालांकि मोहित ने बहुत ज्यादा बड़ा प्राइस कोट किया था, इससे अच्छा ऑफर उन्हें और कोई दे ही नहीं सकता था। वैसे मोहित ने भी ऑफर राहुल की वजह से ही दिया था। उसने राहुल का नाम जुड़े होने की वजह से इतने बड़े दाम बोले थे, और सबसे बड़ी बात, वो गुड्डी की माँ की इलाज में जैस्मिन की हेल्प करना चाहता था। मिस्टर मोहित, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, जैस्मिन ने सारी लड़कियों की तरफ से मोहित को कहा। वैसे काम तो उनके पास सिर्फ 3 महीने का था, पर फिर भी वो बहुत खुश थीं। कम से कम उन्हें पहले की तरह सड़क चलते गाना तो नहीं गाना पड़ेगा, और ना ही रोज रात को अलग अलग होटल्स और बार्स में भटकना पड़ेगा। मिस्टर मोहित नहीं मोहित, मुझे इतना बड़ा मत बनाओ, चलो खाना शुरू करो। सबने अपने अपने ग्लासेस उठाए। मोहित ने चीयर्स से पहले कहा, ये जाम संग्राम बैंड के नाम, चीयर्स। चीयर्स करते ही मोहित को अचानक ध्यान आया, यार आप लोग बैठो, मैं नीचे जाता हूँ। वैसे तो सब जानते ही थे कि कौन जीता है, पर एक ऑफिशियल अनाउंसमेंट करना बाकी था, इसीलिए मोहित वहां से नीचे उतरा और स्टेज पर गया। वैसे सुबह होने की वजह से बहुत से कस्टमर्स तो यहाँ से जा चुके थे, अब बस गिने चुने ही बचे थे। अगर सबको देखा जाए तो सारे कस्टमर्स और सिंगर्स को मिलाकर लगभग 110 लोग होंगे। दोस्तों, जैसा आप सभी ने देखा कि कंपटीशन खत्म हो चुका है, तो आइए अब हम जरा आज के नतीजों को देख लें। जैसे ही मोहित ने रिजल्ट्स का कहा, पीछे लगी स्क्रीन पर रिजल्ट्स के ग्राफिक्स आना शुरू हो गए और रैंकिंग लिखी आने लगी। जाहिर सी बात है, सबसे पहले नंबर पर राहुल और जैस्मिन के संग्राम बैंड का नाम आया, और दूसरे नंबर पर अनुराग मोहन के बैंड का। राहुल के बैंड की वैल्यू रही 117 डीबी और अनुराग के बैंड की आई 105 डीबी। उस बड़ी सी 120 इंच की स्क्रीन पर हर सिंगर और हर ग्रुप की डीबी वैल्यू लिखी आने लगी थी। संग्राम संग्राम संग्राम। जैसे ही उन सबने संग्राम बैंड का नाम सबसे ऊपर देखा, तो वो उसका नाम जोर जोर से चिल्लाने लगे। सभी कस्टमर्स की आवाज और तालियों से बार में वापस रौनक लौट आई थी। तो दोस्तों, ये हैं रिजल्ट्स। मोहित ने स्क्रीन की ओर देखा और कहा, मैं संग्राम बैंड को कांग्रेचुलेशंस बोलना चाहूंगा, और ये इस कंपटीशन को जीतना सच में डिजर्व करते थे। तो आइए अब हम स्टेज पर बुलाते हैं संग्राम बैंड को। बस फिर क्या था, लोग फिर से तालियां बजाने लगे और नाम चिल्लाने लगे, संग्राम संग्राम संग्राम। मोहित ऑडियंस से बात करने में माहिर था, वो एक अच्छा होस्ट था। उसने जिस तरह से माहौल बनाया था, ऑडियंस खुश थी। जहां तक कि दूसरे सिंगर्स की बात थी, लोग तो उन्हें भूल भी चुके थे, लेकिन राहुल के इस परफॉर्मेंस को लोग भूल नहीं पाए थे। वो बस बार बार उसी के गाए गाने की बात ही कर रहे थे। तालियों के बीच राहुल और चारों लड़कियां स्टेज पर पहुंचे। जब वो स्टेज पर पहुंचे तो मोहित ने सीधे उनके सामने माइक कर दिया और कहा, तो बताइए विनर्स, संग्राम बैंड, अभी इस वक्त आप क्या कहना चाहते हो? राहुल ने माइक हाथ में लिया और कहा, थैंक यू सो मच फॉर योर लव। हम तो बस सिंगर्स हैं, हम सिर्फ अपने दिल से गाना गाते हैं और आप सबको खुश करना चाहते हैं। थैंक यू सो मच, आपने हमें इतना सपोर्ट किया। हम आगे भी अच्छे परफॉर्मेंसेस देते रहेंगे। ओके, थैंक यू संग्राम बैंड के लीड सिंगर। मोहित ऑडियंस की तरफ पलटा और वो कुछ बोलने ही जा रहा था कि उसे अचानक से जोर से हंसी आ गई। फिर उसने बोला, मेरे दोस्तों, इस बैंड का लीड सिंगर जिसने शुरुआत से ही ये ग्लासेस और कैप पहनी हुई है, क्या आप लोग उसे देखना नहीं चाहते कि वो आखिर दिखता कैसा है? हाँ, देखना चाहते हैं, ऑडियंस में एक जोर से चिल्लाया। सब उसकी बात सुनकर तालियां बजाने लगे। बार में कस्टमर्स और सिंगर्स दोनों ही क्यूरियस थे उस लीड सिंगर को देखने के लिए। तो दोस्तों, तालियों के साथ वेलकम कीजिए आपके अपने राहुल का। मोहित जोर से चिल्लाया। जाहिर सी बात है, राहुल अभी इतना ज्यादा फेमस हो गया है कि उसका नाम सभी जानते हैं। अभी यहाँ ऐसा कोई नहीं है जो राहुल को ना जानता हो। खासकर अभी आखिरी 2 दिनों में जब से कामाक्षी ने झूठ बोला है, राहुल इंटरनेट पर धूम मचा रहा है। इस सबसे टॉप पर चल रहे सिंगर को कौन नहीं जानता होगा। बहुत से कस्टमर्स जो इस वक्त बार में मौजूद हैं, वो राहुल के फैंस हैं। उन्होंने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा कि राहुल उनके सामने इस तरह से परफॉर्म करेगा। हेलो दोस्तों, मैं आपका अपना राहुल। मैं चाहता तो पहले ही आप लोगों के सामने मेरी आइडेंटिटी रिवील कर देता, लेकिन मैं इसी वक्त का इंतजार कर रहा था कि घर जाने से पहले एक बार जरूर आप लोगों से मिलूंगा। लेकिन मोहित ने मुझे धोखा दे दिया और मेरा नाम अभी ही आप सबको बता दिया। थोड़ा वेट करना चाहिए था। सारी ऑडियंस उसकी इस बात पर हंसने लगी। वैसे मैं आज यहाँ पर अपने दोस्तों की हेल्प करने के लिए आया था। राहुल इशारा करके चारों लड़कियों को आगे बुलाता है और एक एक करके उनके नाम बताता है और उन सभी से ऑडियंस को मिलवाता है। ये सब मेरी कॉलेज की जूनियर्स हैं। ये सभी बहुत अच्छी आर्टिस्ट हैं, इसीलिए मैं यहाँ पर आया और इनके साथ परफॉर्म किया। तभी अचानक मोहित फिर से बोला, क्या आप सब अब ये नहीं जानना चाहेंगे कि आखिर ये संग्राम बैंड कहाँ परफॉर्म करता है? तो मैं आपको बताता हूँ।
तो दोस्तों कल से ये शानदार बैंड परफॉर्म करेगा यहीं आपके अपने डायनेस्टी बार में। जिन भी लोगों ने इनकी परफॉर्मेंस को पसंद किया है वो वीक में 4 डेज यहाँ पर आकर इनका परफॉर्मेंस सुन सकते हैं। तभी एक कस्टमर जोर से चिल्लाया, क्या बात कर रहे हो, राहुल यहाँ परफॉर्म करने वाला है। दोस्तों सच बताऊं तो राहुल बहुत एक्सपेंसिव है, मेरे लिए उसे हायर करना एक सपना ही है। ये बात सुनकर राहुल भी बहुत हंसा और बोला, वैसे दोस्तों भले ही मैं इस ग्रुप में नहीं हूं, लेकिन मैं आपको विश्वास के साथ कहता हूं कि ये चारों लड़कियां भी आपको अच्छे से एंटरटेन करेंगी। राहुल सही कह रहा है, मोहित ने कहा। वैसे क्या हुआ अगर राहुल आगे यहाँ पर नहीं हुआ तो? वो अभी तो है ना, तो क्या हम उससे अभी किसी गाने की रिक्वेस्ट नहीं कर सकते? मोहित की ये बात सुनते ही कस्टमर्स उछल पड़े, वो चिल्लाने लगे और तालियां बजाने लगे। ऐसा लग रहा था कि मानो आज शोर से इस बिल्डिंग की छत गिर जाएगी। बार में कस्टमर्स, सिंगर्स, वेटर और बारटेंडर सब के सब खुशी से राहुल की तरफ देखने लगे थे। ठीक है, जिस तरह से आप लोग मुझे देख रहे हैं और मुझसे उम्मीद कर रहे हैं कि मैं आप लोगों को एक नया गाना दूं, तो मैं आपको निराश कैसे कर सकता हूं। इसीलिए दोस्तों ये गाना सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। राहुल ने ये बोलकर सबका दिल जीत लिया। सुबह के लगभग 7:30 बज चुके थे। स्टेज राहुल के गाने के लिए पूरी तरह से सेट हो चुका था। पूरा बार एक अलग ही ऊर्जा से भर गया था। जो लोग थक चुके थे वो वापस से अलर्ट हो चुके थे। राहुल ने गाना शुरू किया। गाना शुरू करते ही माहौल अलग ही हो गया। वो साउंड वाला इक्विपमेंट अभी भी काम कर रहा था। सामने लगी स्क्रीन पर अभी भी तालियों की आवाज से पैदा हो रहे साउंड की वैल्यू लिखी आ रही थी और ये वैल्यू अपने चरम को भी पार कर गई थी और पहुंच गई थी 127 dB पर। रात में से लगभग 100-150 लोग कम थे, फिर भी आवाज आसमान छू रही थी। सिर्फ इतने कम लोगों की तालियों की आवाज ही इतनी ऊपर पहुंच जाना, मतलब ये बहुत हैरानी की बात थी। बार में मौजूद हर बंदा अपनी सीट से उठ चुका था। यहाँ तक कि राहुल के कॉम्पिटिटर सिंगर्स भी इस वक्त खड़े होकर जोर जोर से तालियां बजा रहे थे और राहुल के गाने की सराहना कर रहे थे। जैसे ही गाना खत्म हुआ, सबने लगभग 5 मिनट तक तालियां बजाईं। वो सब राहुल को धन्यवाद करना चाहते थे। तालियों को इशारा करके रोकते हुए मोहित ने कहा, अच्छा सुनिए, शांत हो जाइए अब, ताकि हम लोग बात भी कर सकें। सबने धीरे धीरे तालियां बजाना बंद कर दिया। हाँ तो सुनिए, मुझे लगा था कि कोई भी अच्छा पॉप गाना गाने वाला आदमी अच्छा रॉक सॉन्ग नहीं गा सकता, लेकिन आज राहुल ने मुझे गलत साबित कर दिया। राहुल वो पॉप सिंगर है जो रॉक भी बहुत अच्छा गाता है। मोहित के शब्दों ने पूरे बार के लोगों में एक लहर सी दौड़ा दी और उन्होंने वापस उस माहौल को तालियों से भर दिया। राहुल ने मोहित को अपने पास बुलाकर धीरे से उसके कान में कुछ कहा। वो सुनते ही मोहित ने माइक पर फिर से कहना शुरू किया, दोस्तों मुझे अभी अभी राहुल ने बताया है कि ये उसका खुद का ओरिजिनल सॉन्ग था, खुद का बना हुआ रॉक सॉन्ग। इनफैक्ट इसके पहले संग्राम बैंड ने भी जो गाना गाया था, वो गाना भी राहुल ने पहली बार ही गाया था आपके अपने इस डायनेस्टी बार में। ये सब सुनकर लोग और भी ज्यादा खुश हो गए थे। उन्होंने राहुल का नाम पुकारना शुरू कर दिया था, राहुल राहुल राहुल। ये सुनकर मोहित भी हैरान था। उसने राहुल से कहा, देखा राहुल, ये है लोगों की आवाज। राहुल ने हाँ में सर हिलाया। फिर राहुल ने उन लोगों को देखकर मोहित से माइक लिया और ऑडियंस से कहा, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, आपने मुझे इतना प्यार दिया। मैं आपसे ये कहना चाह रहा था कि मुझे अब निकलना होगा, मेरे घर पर मेरा कोई इंतजार कर रहा होगा, लेकिन मैं आपको निराश नहीं करूंगा। पर मैं आपको इंट्रोड्यूस करूंगा मेरे दोस्त से, जो कि खुद एक बेहतरीन सिंगर हैं, जो अब आपके लिए गाएगा। पूरे बार में सब हैरान हो चुके थे। वो समझ ही नहीं पा रहे थे कि राहुल किसकी बात कर रहा है। तभी दूसरी मंजिल पर बैठा संकल्प कांप गया था। राहुल के ये बोलते ही वो समझ गया था कि कुछ तो गलत है। मेरे दोस्त का नाम है मेरा भाई संकल्प। आप सभी प्लीज तालियां बजाकर स्वागत कीजिए मेरे दोस्त संकल्प का। संकल्प के बारे में बताते हुए राहुल ने दूसरी मंजिल के वीआईपी लाउंज की तरफ इशारा किया। ऑडियंस हैरान थी। संकल्प ये कौन है? एक ने पूछा। तभी दूसरे ने जवाब दिया, अरे वो ऊपर देख, वहां बैठा है वो एक्टर। इसी वक्त सारे ही लोगों ने दूसरी मंजिल की तरफ देखा। संकल्प बुरी तरह से कंफ्यूज था। वैसे तो लोगों ने उसे देखकर तालियां भी बजाई थीं, पर संकल्प एकदम से अपना नाम आने की वजह से घबरा गया था। वो धीरे धीरे नीचे उतर कर आया और सीधे स्टेज पर पहुंचा। स्टेज पर जाते ही राहुल ने उसे माइक थमा दिया। उसने माइक पकड़ा और बोला, गुड इवनिंग दोस्तों, मेरा मतलब है गुड मॉर्निंग। वो घबरा तो रहा था, लेकिन उसने अपने चेहरे पर एक मुस्कान बनाई हुई थी। वो बोलना जारी रखता है, दोस्तों इस बार के 3 साल पूरे होने की खुशी में मैं तो एक स्पेशल गेस्ट की हैसियत से इनवाइट किया गया था, लेकिन क्योंकि अब मेरे दोस्त ने मुझे गाना गाने के लिए बोल ही दिया है, तो मैं आपको बता दूं कि राहुल जबरदस्ती मुझसे गाना गवाना चाहता है, लेकिन मैं नहीं गा पाऊंगा, क्योंकि ऐसे जबरदस्ती मुझे फंसाने की वजह से मैं राहुल से गुस्सा हूं। तो क्या मुझे गुस्से में गाना गाना चाहिए? आप लोग क्या बोलते हैं? संकल्प की बातों से सभी समझ गए थे कि वो मजाक कर रहा है। अच्छा ठीक है, मैं गाने के लिए तैयार हूं,
लेकिन अगर मेरे साथ राहुल भी गाए तो। सब हंसने लगते हैं। राहुल भी संकल्प के साथ एक गाना गाने के लिए तैयार हो जाता है। दोनों मिलकर एक फिल्मी गाना गाते हैं। इन दोनों को गाना गाते गाते सुबह के 8:30 हो जाते हैं। फाइनली ये सब खत्म होता है। राहुल और संकल्प को मोहित वहीं ब्रेकफास्ट करवाता है। ब्रेकफास्ट करते ही संकल्प निकल जाता है क्योंकि उसे आज एक शूट पर निकलना था। राहुल भी ब्रेकफास्ट करके निकलने लगता है। वो सबसे पहले मोहित को बाय कहता है और उसे लड़कियों को नौकरी पर रखने के लिए थैंक यू बोलता है। बाहर निकलकर राहुल उन लड़कियों से मिलता है और कहता है, मोहित ने मुझे प्राइज मनी दे दिया है, लेकिन कैश नहीं, चेक। अभी सुबह के 9 ही बजे हैं, बैंक आधे घंटे में खुल जाएंगे, तो चलो बैंक चलते हैं और इसे जमा कर देते हैं ताकि तुम्हें आज ही पैसा मिल जाए। जैस्मिन उसे मना कर देती है, नहीं राहुल सर, हमें लगता है कि आपको ही रख लेना चाहिए क्योंकि आपने हमारे लिए बहुत कुछ किया है। अब हमारी जॉब लग गई है और इतने अच्छे से लगी है कि हम आंटी का इलाज आराम से करवा सकते हैं, तो हम सब चाहते हैं कि ये चेक आप ही रख लें। अरे ये क्या बात हुई, क्या ये मैंने अकेले किया है? तुम सबके बिना मैं क्या कर सकता था? राहुल बिल्कुल मना कर देता है। लेकिन सर, वो इससे ज्यादा कुछ बोलती। राहुल ने उन्हें हाथ दिखाकर चुप करवा दिया। राहुल ने उन्हें चेक दिया और कहा, जाओ इससे आज ही पैसे निकालो और काम में लो, जाओ। सारी लड़कियां वहां से चली जाती हैं। राहुल भी वहां से कैब पकड़कर होटल के लिए निकल जाता है। ये सब तो हो गया, लेकिन राहुल उस कामाक्षी से कैसे निपटेगा? क्या ये सब उसके लिए आसान है? राहुल एक चीज से निकलता है और दूसरी में फंस जाता है। तो अब वो आगे क्या करेगा? इस कहानी में क्या होगा आगे, जानने के लिए सुनते रहिए सुपरस्टार पापा, सिर्फ पॉकेट एफएम पर। मिस्टर पलाश ने उसे रोक दिया। आज पांडा म्यूजिक से मिनाली ने मुझे कांटेक्ट किया है और पूछा है कि तुम कब तक पांडा म्यूजिक पर गाने अपलोड कर सकते हो। राहुल एक पल के लिए दंग रह गया और उसने कहा, अगर आपने मुझे याद नहीं दिलाया होता तो मैं तो भूल ही जाता। राहुल को पांडा म्यूजिक पर लाइव किए हुए 20 से ज्यादा दिन बीत चुके हैं। उस समय राहुल ने मिस्टर पलाश के साथ म्यूजिक प्लेटफॉर्म को बदलने के बारे में बातचीत की थी, पर अब तक उन्होंने खुद के स्टूडियो को खोलने के बारे में नहीं सोचा था। टीवी लॉजी ने खुद ही राहुल के गानों को प्लेटफॉर्म से हटाया था, जो राहुल की इमेज को खराब करने के लिए काफी है। रितु ने बात संभाली, अभी वहां पर मुकदमा खत्म नहीं हुआ है, इसीलिए हमें टीवी लॉजी के हाथ कुछ भी आने नहीं देना चाहिए। रितु सही कह रही है। मिली ने भी हाँ में सिर हिलाया, और हम एक बयान भी जारी कर सकते हैं कि तुम टीवी लॉजी से दूर हो और अब पांडा म्यूजिक के लिए गाते हो। राहुल ने थोड़ा अंगड़ाई लेते हुए कहा, जब मैं पुणे वापस जाऊंगा तब मैं गाने रिकॉर्ड करता हूँ और उन्हें पांडा म्यूजिक को भेजता हूँ। चलो अब मैं पहले सोने जाऊंगा और तुम चारों चाहो तो घूमने जा सकते हो। राहुल आराम करने चला गया, लेकिन देश भर के बड़े समाचार पत्र वाले जाग रहे थे। उन सभी ने डायनेस्टी बार के रहस्यमयी सिंगर का वीडियो देखा था। अब सबको मसाला मिल गया था। वो सब तैयारी कर रहे थे इस खबर को हवा देने की कि राहुल ही डायनेस्टी बार में गाने वाला रहस्यमयी गायक है। डेली बॉलीवुड एंटरटेनमेंट बाकियों से अलग है। सभी न्यूज वाले जब जोश से लिख रहे थे और कल समाचार पत्र में इस घटना को प्रिंट करने की तैयारी कर रहे थे, तब डेली बॉलीवुड एंटरटेनमेंट समाचार पत्र एक बड़ी रिपोर्ट छापने की तैयारी कर रहा था। जिस तरह बड़े समाचार पत्र वाले अभी भी सोच रहे हैं कि कल के अखबार की बिक्री कैसे सबसे बेहतर करें, वहीं राजन और अनुष्का, जो कि डेली बॉलीवुड एंटरटेनमेंट के पत्रकार हैं, वो वेकेशन होटल पहुंच गए हैं जहां राहुल रुका हुआ है। यार अनुष्का, क्या हम ऐसे ऊपर जा सकते हैं? अनुष्का अखबार की सिर्फ एक इंटर्न है, इसीलिए उसका सीनियर राजन है, इसलिए वो मना भी नहीं कर पाई। क्यों नहीं? राजन ने अपने बैग में सामान डाला और कहा, चलो ऊपर जाकर लोगों को ढूंढते हैं। अनुष्का ने घबराकर जवाब दिया, ठीक है ठीक है। वेकेशन होटल एक 5 स्टार होटल है, वहां कड़क सिक्योरिटी मौजूद है। कस्टमर्स की सेफ्टी के लिए सबसे ऊपर की मंजिल तक पहुंचने के लिए केवल कार्ड का यूज कर सकते हैं, लिफ्ट से नहीं जा सकते। तो राजन ने अनुष्का के साथ सीधे सीढ़ियों से ऊपर जाने का एक तरीका सोचा। राहुल का प्रेसिडेंशियल स्वीट 19वीं मंजिल पर है। जब राजन और अनुष्का ऊपर वाली मंजिल पर चढ़े तो उनकी सांस फूल चुकी थी। इस तरह का काम करना बहुत थकाने वाला काम है। राजन ने जोर से सांस ली और उसका छोटा सा शरीर नीचे झुक गया। अनुष्का, तुम कैसी हो? क्या तुम थक चुकी हो? नहीं, मैं ज्यादा नहीं थकी हूं। अनुष्का की पीठ पसीने से गीली थी, लेकिन वो अभी भी अपने सीनियर के सामने कुछ कह नहीं सकी। ठीक है, अगर तुम थकी नहीं हो तो दरवाजा खटखटाओ और पता करो कि राहुल का कमरा कौन सा है। राजन ने सीधे बैग को जमीन पर रख दिया और अनुष्का को राहुल की तलाश का काम दिया। अनुष्का का सुंदर सा चेहरा थककर चूर हो चुका था। वो मना करना चाहती थी, लेकिन उसे याद आया कि वो अखबार के ऑफिस में केवल एक इंटर्न थी, इसीलिए उसे चुपचाप कमरा ढूंढना पड़ा। 19वीं मंजिल पर 27 गेस्ट रूम हैं। इस फ्लोर पर 6 प्रेसिडेंशियल स्वीट हैं। वो एक एक करके प्रेसिडेंशियल स्वीट के दरवाजे पर नॉक कर रही है।
मुझे लगता है कि अनुष्का की बुरी किस्मत है, क्योंकि पिछले प्रेसिडेंशियल स्वीट के सभी लोग बाहर गए हुए हैं और लगातार 5 स्वीट की डोरबेल बजाने के बाद भी किसी ने भी उसे जवाब नहीं दिया। ये लास्ट में आखिरी स्वीट है। पिछली 5 बार की तरह इस बार भी किसी ने उसके लिए दरवाजा नहीं खोला। इंटर्न अनुष्का घबरा गई। प्रेसिडेंशियल स्वीट में राहुल अपने बेडरूम में सो गया है। मिली और बाकी सभी लोग मुंबई के फेमस मंदिर में जाने की तैयारी कर रहे हैं। जैसे ही सब बाहर जाने के लिए तैयार हुए, स्वीट के दरवाजे की घंटी बजी। कौन है? मिली ने अपने कपड़े ठीक किए और दरवाजा खोलने के लिए उठी। रुको, तुम रुको। मिस्टर पलाश ने मिली को रोका। बेहतर होगा कि मैं जाऊं। जैसे ही मिस्टर पलाश ने दरवाजा खोला, उसे शटर दबाने की 2 आवाजें सुनी। फिर एक छोटा, पतला और थोड़ा सा अजीब दिखने वाला एक आदमी एक हाई डेफिनेशन डिजिटल कैमरा लेकर आया। अच्छा, तुम कौन हो? मिस्टर पलाश ने अचानक से अपने चेहरे को अपने हाथ से ढक लिया। तुम क्या कर रहे हो? तुम्हें फोटो लेने की परमिशन किसने दी? हेलो मिस्टर पलाश, मैं डेली बॉलीवुड एंटरटेनमेंट से राजन हूँ। राजन ने अपने चेहरे पर मुस्कान के साथ अपना इंट्रोडक्शन दिया। ओह, वैसे उसका नाम अनुष्का है, जो हमारे अखबार की एक इंटर्न रिपोर्टर है। अनुष्का दरवाजे के पीछे छिप गई। रिपोर्टर? क्या कोई रिपोर्टर अपनी मर्जी से फोटो खींच सकता है? मिस्टर पलाश ने अपना हाथ नीचे रखा और राजन को देखा, जो अभी भी कैमरा पकड़े हुए था। मैं तुमसे अभी अभी ली हुई पिक्चर्स को तुरंत हटाने के लिए कहता हूँ, नहीं तो मैं अपनी प्राइवेसी भंग करने के लिए कानूनी तरीकों का इस्तेमाल करूंगा। ठीक है, तुम देखो। मुझे कुछ नहीं मिला। मैंने कोई फोटो क्लिक नहीं की। राजन ने कैमरे को कुछ बार दबाया, फिर मिस्टर पलाश को यह देखने के लिए सौंप दिया। हम सिर्फ राहुल का इंटरव्यू लेना चाहते हैं। मिस्टर पलाश चौंक गया और उसने कहा, राहुल का इंटरव्यू? राहुल ने कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की थी और वो सब कुछ कहा जो उसे कहना चाहिए था। आज हम कोई इंटरव्यू नहीं देंगे। प्लीज वापस जाओ। नहीं मिस्टर पलाश, आप देखिए, हम सब आ चुके हैं। क्या हम खाली हाथ वापस जाएंगे? राजन अभी भी मुस्कुरा रहा था, लेकिन उसकी आंखें अभी भी स्वीट में देख रही थीं। और हम आज सुबह के डायनेस्टी बार में मिस्टर राहुल के गाने के बारे में पूछना चाहते हैं। कोई कमेंट्स नहीं दिए जाएंगे। मिस्टर पलाश अंदर चले गए और खुले दरवाजे को बंद कर दिया। इसी दौरान राजन ने दरवाजा पीछे खींच लिया। अगर तुमने फिर से ऐसा किया तो मैं पुलिस को बुलाऊंगा और मुझे चोट पहुंचाने के जुर्म में केस करवाऊंगा। नहीं, चलो चलें। राजन वहां से निकल गया। जोर का धमाका हुआ और दरवाजा बंद हो गया। हाँ, वो क्या है? अनुष्का, चलो चलते हैं। और टूटे फूटे कुछ शब्द फुसफुसाकर राजन ने अनुष्का को सामान बैग में लोड करने को कहा। अनुष्का ने बैग लिया और धीमी आवाज में पूछा, यार राजन, अब क्या हम वापस चले जाएं? और क्या? राजन कैमरे से पिक्चर्स लेते हुए आगे बोला। वापस मत जाओ। अरे ठीक है। अनुष्का थोड़ी उदास थी। वो अपने पहले मिशन पर निकली और इंटरव्यू से पहले ही उसे वापस भेज दिया गया। ये एक खराब शुरुआत थी। जब वो नीचे गए तो 10 मिनट और बर्बाद हो गए। राजन और अनुष्का रेस्ट एरिया में आए, जहां वो लिफ्ट से बाहर निकल सकते थे। राजन ने अनुष्का से एक गिलास आइस नींबू पानी लाने का ऑर्डर दिया और कहा, अनुष्का, तुम इन सामानों के साथ वापस जा सकती हो। अनुष्का ने एक पल के लिए कहा, यार राजन, क्या तुम मेरे साथ वापस नहीं चलोगे? राजन ने नींबू पानी का घूंट लिया, अपना सिर हिलाया और कहा, तुम निकलो, मैं देर से आऊंगा। इस काम के लिए आया हूं वो तो मैं करूंगा ही। ये डिजिटल कैमरा मेरे पास ही रहेगा, मैं इसका इस्तेमाल करूंगा। ठीक है। अनुष्का ने सर हिलाया और अपनी पीठ पर बैग के साथ होटल से निकल गई। आखिर नई इंटर्न तो सीधी सादी है। अगर वो राजन के साथ बाहर का काम नहीं कर पाती है तो उसे सीधे ऑफिस में जाकर रिपोर्ट करना होगा और आगे की तैयारी करनी होगी। प्रेसिडेंशियल स्वीट में दरवाजा बंद होने के बाद मिस्टर पलाश थोड़े परेशान लग रहे थे। किस तरह का होटल है? मिस्टर पलाश ने कहा। नहीं, मैं शिकायत करने जा रहा हूँ। अरे तुम क्या बड़बड़ा रहे हो? रितु ने अजीब तरह से पूछा। मिस्टर पलाश ने अपनी भौं घुमाई और वापस आया। अभी दरवाजे पर 2 रिपोर्टर थे जिन्होंने कहा कि वो राहुल का इंटरव्यू लेना चाहते हैं। मैं सच में नहीं जानता कि इस होटल को क्या हुआ है और मैं उन्हें नहीं छोड़ूंगा। क्या आपको होटल के लिफ्ट से उस मंजिल तक जाने के लिए रूम कार्ड स्वाइप नहीं करना पड़ता है जहां कमरा है? फिर इन लोगों को एंट्री कैसे मिली? उसने गुस्से से कहा। सीढ़ियों से भी तो चढ़ सकते हैं, रितु ने कहा। ये लोग सच में थके हुए थे। ऐसा लगता है कि हमें थोड़ी देर रुकना चाहिए और फिर नीचे जाना चाहिए। मिस्टर पलाश ने अपनी आंखें मली और कहा, कौन जानता है कि कितने जर्नलिस्ट नीचे इंतजार कर रहे हो? रोहिणी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। मिस्टर पलाश, आप अचानक बेवकूफ कैसे बन गए? क्या आपने अभी नहीं कहा कि आप अभी शिकायत करना चाहते हैं? तो आप फ्रंट डेस्क पर कॉल कीजिए और पूछिए। अगर आप नहीं कर सकते हैं तो चलिए सीधे नीचे ही चलते हैं। ओह, मेरा दिमाग सच में खराब है। मिस्टर पलाश ने अपना सिर थपथपाया
मैं अभी फोन करता हूँ। जैसे ही उसने फोन किया, उसने सबसे पहले होटल की सिक्योरिटी के बारे में शिकायत की और फिर पूछा कि क्या नीचे कोई रिपोर्टर है। ये जवाब मिलने के बाद कि कोई रिपोर्टर नीचे नहीं बैठा है, मिली और बाकी लोग कपड़े बदलकर सीधे नीचे चले गए। राजन, जो पहली मंजिल पर इंतजार कर रहा था, उसे नहीं पता था कि उसे एक टोपी और एक जोड़ी चश्मा कहां से मिला। मिस्टर पलाश को नीचे देखकर राजन समझ गया कि राहुल की फैमिली अब यहां से जा रही है। वैसे तो राजन बॉलीवुड एंटरटेनमेंट समाचार पत्र का रिपोर्टर है, पर उसकी सैलरी उसके लिए काफी नहीं होती है, इसीलिए वो कभी कभार बड़े सितारों के सामने पेपराजी का काम भी कर लेता है। चारों तरफ किसी रिपोर्टर को ना पाकर वो सब निश्चिंत हो गए। क्या राजन राहुल से जुड़ी कोई बड़ी खबर बॉलीवुड एंटरटेनमेंट समाचार पत्र के लिए जुटा पाएगा? अगर रहस्यमयी सिंगर वाली बात सामने आ गई तो राहुल की इमेज पर क्या असर पड़ेगा? क्या पलाश राजन की नजरों से सबको बचा पाएगा? इस कहानी में क्या होगा आगे, जानने के लिए सुनते रहिए सुपरस्टार पापा, सिर्फ पॉकेट एफएम पर। जिसने अपना भेष बदल रखा है, वो सिर्फ उसकी कदकाठी ही देख सकता है, चेहरा नहीं देख सकता। राजन हंसा और उसने गर्व से चारों ओर देखा, जैसे उसने एक मछली पकड़ ली हो। तुम मुझे इंटरव्यू के लिए मना तो करो, फिर मैं तुम्हें बताऊंगा। राजन ने इन लोगों के ग्रुप पर अपने हाई डेफिनेशन डिजिटल कैमरे के लेंस को फोकस किया और शटर दबा दिया। साथ ही कुछ बड़ी एंटरटेनमेंट वेबसाइट्स, बड़े एंटरटेनमेंट समाचार पत्रों और फेमस लोगों के नाम भी आज उसके दिमाग में घूमने लगे हैं। इस बार कितना? 3 लाख, 5 लाख या 1 करोड़? नहीं, इस बार हमें सीधे मिस्टर जफर को कांटेक्ट करना चाहिए। राहुल के खिलाफ मिली खबरों के लिए टीवी लॉजी से मुझे मोटा पैसा मिलेगा। ये पिक्चर्स सच में काम के हैं। अगर मैं इन पिक्चर्स के लिए 2 करोड़ भी लूंगा तब भी ये गलत नहीं होगा। राजन लालच में बड़े बड़े सपने देख रहा था। ऐसा लगता है कि अब भगवान भी मेरा साथ दे रहे हैं। राजन ने जल्दी से एंगल उठाया और शटर दबाया और उनकी पिक्चर निकालनी शुरू की। वैसे भी राजन के दिमाग में फोटो खींचने के अलावा सिर्फ पैसों का ख्याल है। शूटिंग करना, चुपके से फोटो लेना और पेपराजी के साथ सांठगांठ करनी है। राजन खुशी से पागल हो रहा है। हालांकि होटल की सिर्फ ये फोटो ही काफी नहीं है, उसे ज्यादा धमाका करने वाली पिक्चर्स चाहिए ताकि मिस्टर जफर खुशी से पैसा लुटा सकें। मिस्टर पलाश और बाकी सभी पर वो नजर रख रहा था। उन सबको होटल से बाहर जाते देखकर राजन ने जल्दी से अपने कैमरे का बैग उठाया और उनके पीछे चल दिया। मिस्टर पलाश नहीं जानते थे कि उनके पीछे एक रिपोर्टर है जो उनका पीछा कर रहा है। कंपनी की एक कार होटल के बाहर काफी देर से इंतजार कर रही है। होटल से बाहर जाने के बाद उसने एक कार देखी और सीधे एक टैक्सी रोकी। उसमें चढ़ा और ड्राइवर से कहा, यार उस कार का पीछा करो। क्या आप जासूस हैं सर? ड्राइवर ने पूछा। उसने फिर से टोका, चिंता ना करें, मेरी स्पीड बहुत फास्ट है और मैं वादा करता हूं कि मैं आपको हारने नहीं दूंगा। दोपहर के 3 बजे हैं। राहुल अभी भी अपने बेडरूम में सो रहा है। ऐसा लगता है कि वो पिछली रात सचमुच बहुत थक गया था। तभी राहुल का फोन बजा। लगातार बजती आवाज की वजह से उठकर राहुल ने फोन उठाया। हेलो। फोन से एक आवाज आई, हेलो राहुल जी, अभी आप क्या कर रहे हैं? मेरे पास आपके लिए एक खुशखबरी है। यह आवाज उर्मिला की थी। ठीक है, अच्छी खबर क्या है? राहुल ने अपनी आंखें बंद कर लीं, लेकिन वो थोड़ा उलझन में था। जल्दी करो, जल्दी से बात करो, सोने में डिस्टर्ब मत करो। अरे, आप अब तक क्यों सो रहे हैं? सामने फोन से उर्मिला की आवाज आई। क्या तुम्हारे पास कंप्यूटर है? माइक्रो ब्लॉग पर जाओ और देखो। राहुल ने अपनी आंखें मली और फोन के साथ लिविंग रूम की ओर चल दिया। कैमरे में टैबलेट कंप्यूटर खोजा, फिर माइक्रो ब्लॉग देखने के लिए खोला। हॉट सर्च फिर से तुमसे ही जुड़े हैं। उस पर क्लिक करके तुम सीधे मुंबई शहर के अंधेरी डिस्ट्रिक्ट के पब्लिक सिक्योरिटी के ब्यूरो के ऑफिशियल माइक्रो ब्लॉग के इंटरफेस को देख सकते हो। राहुल के सामने एक लंबी केस रिपोर्ट पेश हुई। ओह, तो ये बात है। इस केस रिपोर्ट को पढ़ने के बाद राहुल की नींद पूरी तरह से खुल गई। वीबो को रिलीज हुए अभी 1 घंटे से ज्यादा हुआ है। इस माइक्रो ब्लॉग को ऑडियंस द्वारा काफी बार सर्च किया गया था। राहुल ने नीचे दिए गए मैसेज पर एक नजर डाली। असल में कल दोपहर कैप्चर की गई फोटो के कारण उसके बारे में सभी तरह की बुरी अफवाहें पूरे इंटरनेट पर फैल रही थी। अब अंधेरी के डिस्ट्रिक्ट पब्लिक सिक्योरिटी ब्यूरो ने सीधे मामले की रिपोर्ट जारी की है। इंटरनेट पर हर तरह की अफवाहें मजाक बन गई हैं। फोन की दूसरी ओर पर उर्मिला की आवाज खुशी से भरी हुई थी। राहुल, ये पिक्चर अमन नाम के एक लड़के से मिली थी।
उसने तुम्हें कैमरे में कैद कर लिया था। वो पूरे इंटरनेट पर इसे फैला रहा था। क्या तुम उस पर केस नहीं करना चाहते? राहुल आखिरकार उठने के लिए मजबूर हो गया। वो हंसा और बोला, इसे भूल जाओ, क्योंकि माइक्रो ब्लॉक को हटा दिया गया है। इस मामले का अंत है। वैसे भी मुझे अभी भी 3 मुकदमे लड़ने हैं, इसीलिए उसे जाने दो। आप कितने दयालु हो, उर्मिला ने जवाब दिया। वैसे आप कब तक वापस आओगे? स्टूडियो लगभग तैयार है। मैं मिस्टर पलाश के वापस आने और जांच करने का इंतजार कर रही हूँ। ललित और सचिन की जॉब के बारे में राहुल ने मिस्टर पलाश को बता दिया था और उन्हें कंपनी वर्क परमिट दिला दिया था, जिससे उन्हें कंपनी में काम करने की परमिशन मिली थी। स्टूडियो को पहले से ही सजाया जा चुका है और हर तरह की ऑफिस की चीजें और जरूरी सामान भेज दिए गए हैं, लेकिन अभी भी कुछ फिनिशिंग का काम बाकी है। अब उर्मिला सुपरवाइजर बन गई है। वो रोज सुबह से रात तक स्टूडियो में बिजी रहती है। वो हर चीज के लिए बहुत डेडिकेटेड है। परसों मैं शाम को फ्लाइट का टिकट बुक करूंगा और परसों वापस आऊंगा। राहुल ने इसके बारे में सोचा और कहा, आप मिस्टर पलाश से बात करें और उनसे गेस्ट लिस्ट ले लें। पलाश और मैंने इनविटेशन की लिस्ट बनाई है, जिससे लोगों को इनवाइट करने में आसानी होगी। कंपनी के वर्कर्स की लिस्ट भी उनके पास है, वो इसे आपको भेज देंगे। ठीक है, उर्मिला ने कहा। ठीक है। राहुल ने सर हिलाया और फोन रख दिया। फोन रखकर राहुल हाथ मुंह साफ करने चला गया। जब उसने हाथ मुंह साफ कर लिए तो मोबाइल फोन की मैसेज नोटिफिकेशन की टोन सुनकर उसे खोलने के लिए उसने क्लिक किया, जिसमें ये रोहित, अरमान, कोकिला का भी मैसेज है। लगभग हर दोस्त ने मैसेज भेजे हैं। क्या हाल है? राहुल थोड़ा खोया हुआ है। एक एक करके मैसेज आने लगे। यार राहुल, तुम जवान लोगों के आइडियल बन गए हो। जब तुम वापस आओ तो बताना, हम सब बैठ के तुमसे सारे किस्से सुनेंगे। राहुल, ये एक अच्छा काम है। जब तुम वहां से वापस आओगे तो मैं तुम्हें रात के खाने पर इनवाइट करूंगा। राहुल, समाज में तुम जैसी पॉजिटिव एनर्जी की कमी है। मैं तुम्हें देखकर खुश हूं। इन मैसेजेस को देखते हुए राहुल ने आखिरकार समझ लिया कि उन लोगों ने अंधेरी के डिस्ट्रिक्ट पब्लिक सिक्योरिटी ब्यूरो के ऑफिशियल माइक्रो ब्लॉग पर ब्लॉग पढ़ा होगा। दोपहर करीब 4:30 बजे मिली, जो महादेव के मंदिर गई थी, वापस आ गई। राहुल को कैजुअल कपड़ों में लिविंग रूम में कंप्यूटर के साथ लगे हुए देखकर सोना एक खरगोश की तरह छलांग लगाकर उसके पास आ जाती है। पापा, आप जाग रहे हैं? राहुल के बगल में झुककर सोना ने अपने हाथ में एक क्राफ्ट पेपर बैग कसकर पकड़ा और कहा, पापा, क्या आप अभी भी थके हुए हैं? राहुल ने अपना टैबलेट नीचे रखा और सोना के प्यारे से गाल को छुआ और कहा, मैं थका नहीं हूं सोना। पापा को बताओ, आज तुम मम्मी के साथ कहाँ गई थी? पापा, आज हम महादेव के मंदिर गए थे। सोना ने अपनी आंखें सिकोड़ ली और अपना क्राफ्ट पेपर बैग टेबल पर रख दिया। उसने कहा, पापा, मैं आपके लिए कुछ टेस्टी खाने के लिए लेकर आई हूँ। अच्छा, मेरे परिवार वाले कितने अच्छे हैं। राहुल ने खुशी से हंसते हुए कहा, पापा को दिखाओ कि तुम उनके लिए क्या लाई हो। ठीक है। सोना ने भौहें चढ़ाई। मम्मी बताओ, इस बन का नाम क्या है? सोना, इसे फ्राइड बन कहा जाता है। मिली ने बैग से बन निकालते हुए कहा। मैं जल्द ही वापस आ सकती थी, लेकिन तुम्हारी बेटी ने कहा कि वो भूखी है, इसीलिए हम तले हुए बंस बेचने वाली एक दुकान पर गए और खाना खाया। जब मैं बिल पेमेंट करने लगी तो सोना को तुम्हारे लिए भी खाना पैक करवाना याद आ गया। मिली ने मुस्कुराते हुए कहा, पापा, आप बहुत थक गए थे, आप बिना कुछ खाए ही सोने चले गए थे। मुझे लगा जब आप उठेंगे तो आपको भूख लग जाएगी, इसीलिए आपके लिए खाना ले आई। सोना ने भोलेपन से कहा। ओह मेरी सोना, मेरी बच्ची मेरे लिए सबसे प्यारी है। राहुल ने बैग से एक तली हुई बन निकाली और उसे खा लिया। ओह, ये तो बहुत गर्म है। राहुल की जीभ जल गई थी। ये फ्राइड बन इतना गर्म क्यों है? सोना की आंखें चमक उठी। पापा बहुत अजीब हैं। जलोगे नहीं तुम गर्म बन से? मिली गुस्से से राहुल को घूरती है, लेकिन वो फिर भी उसके लिए एक गिलास पानी लेकर आती है। राहुल, तुम आज हमारे साथ नहीं गए, तुमने बहुत कुछ मिस किया आज। पलाश एक छोटा सा बॉक्स लेकर आया जिस पर स्वास्तिक शब्द लिखा हुआ था। इसमें शांति का ताबीज है जो मैंने मंदिर से लिया है। मंदिर के पंडित जी ने कहा है कि ये ताबीज बुरी नजर से बचाने वाला है। पलाश ने राहुल को देखते हुए कहा। रितु ने कहा, स्वामी हरिप्रसाद यहाँ के सबसे पुराने भक्त हैं। कहते हैं कि वो तप करने के लिए बहुत समय से इस मंदिर में ही रहते हैं। कभी कभी तो वो कई दिनों तक भूखे प्यासे जप करते हैं। रोहिणी ने अपने हाथ में रुद्राक्ष की एक माला पकड़ी और अपने चेहरे पर थोड़ा पवित्र भाव रखने का नाटक करते हुए कहा, क्या तुम नहीं जानती हो कि आजकल कई ढोंगी बाबा अपनी इमेज बनाने के लिए मंदिर में ऐसे ड्रामे करने आते हैं? रोहिणी, क्या तुम थोड़ा कम बोल सकती हो? मेरी बात सुनो। रितु ने गुस्से में रोहिणी की ओर देखा और कहा, क्या तुम जानती भी हो कि तुम क्या बोले जा रही हो? रोहिणी थोड़ी डर गई।
उसे समझ आ गया था कि उसने कुछ ज्यादा ही मजाक उड़ा दिया था। रितु, क्या ये सही है? मिस्टर पलाश ने अलग बोला। स्वामी जी, क्या बात है? ठीक है यार रोहिणी, तुम चुप करो। रितु के साथ मजाक मत करो। राहुल को डर था कि ये दोनों फिर से लड़ेंगे और इसीलिए उसने जल्दी से टॉपिक बदल दिया। वैसे यार रोहिणी, तुमने मेरे 2 गाने अपलोड क्यों नहीं किए? मिस्टर पलाश ने छोटे बॉक्स को हटा दिया और कहा, मैं इसे बिजी होते ही भूल गया था। या बेहतर होगा कि तुम इसे खुद करो। वैसे भी तुम्हारे पास इसका अच्छा वाला और इसका अधूरा हिस्सा भी है। तुम इसे सीधे अकाउंट पर अपलोड कर सकते हो। कोई बात नहीं, मुझे अपने फैंस को इसे समझाने के लिए बस एक माइक्रो ब्लॉग शुरू करना है। राहुल ने सर हिलाया। वैसे भाई पलाश, परसों वापस जाने के लिए टिकट बुक करें? क्या तुम्हें अभी भी प्रोग्राम रिकॉर्ड नहीं करना है? मिस्टर पलाश ने पूछा। इसके अलावा अभी केवल 2 दिन हुए हैं। मुंबई में अभी भी कई घूमने वाली जगह हैं। क्या तुम उन्हें देखने के लिए सोना को अपने साथ नहीं ले जाओगे? सोना को घर पर ही खिलौनों के साथ खेलने दोगे? राहुल ने इसके बारे में सोचा और कहा, इस वीक नए गाने की रिकॉर्डिंग शुरू हो जाएगी। प्रोग्राम को चेक करने के बाद स्टूडियो अगले महीने की 4 तारीख को खुलेगा। इसीलिए हमें अच्छी तैयारी करने के लिए जाना होगा। अगर तुम मुझे नहीं बताते तो मैं तो लगभग इसके बारे में भूल ही गया था। मिस्टर पलाश ने अपना सिर थपथपाया और कहा, रितु, राहुल और मैं पहले पूना वापस जाएंगे। आप यहाँ कुछ और वक्त बिता सकते हैं। रितु जैसे ही मिस्टर पलाश की बात का जवाब देने ही वाली थी कि मिली ने रितु का मुंह पकड़ लिया और कहा, हमें केवल यहाँ पर घूमने के लिए छोड़ना सही नहीं है। इसके अलावा सोना राहुल के बिना यहाँ पर नहीं रह सकती है। हम तुम्हारे साथ वापस चलेंगे। ये कहते हुए मिली ने सोना को आंख मारी। सोना ने बेचारा सा चेहरा बनाकर कहा, पापा, क्या आपने ये नहीं कहा था कि आप मुझे अपने साथ लेकर जाएंगे? आप जहां भी जाएंगे, क्या आप मुझे नहीं ले जाना चाहते? मिली और सोना की भोली आंखों को देखकर राहुल बेबस हो गया था। खैर, माँ और बेटी ने मिलकर राहुल को मूर्ख बना दिया। शाम को राहुल ने प्रेसिडेंशियल स्वीट में खाने से भरी एक बड़ी प्लेट का ऑर्डर दिया और सब खाने में बिजी हो गए। राहुल और मिस्टर पलाश दोनों ने थोड़ी शराब भी पी। पलाश आज बहुत खुश था। उसके पास 2 और गिलास थे। रात के खाने के बाद वो अपने स्वीट में वापस चला गया। उसने नहाया भी नहीं और वो सो गया। राहुल काफी खुश है। उन्होंने रेड वाइन की आधी बोतल पी ली है। मिली सोना को कहानी सुनाने और सोने के लिए ले जाती है। राहुल आंखों ही आंखों में मिली को थैंक यू बोलता है और लिविंग रूम में लौट आता है। 1 कप चाय के बाद राहुल ने कंप्यूटर चालू किया और राहुल ने एक माइक्रो ब्लॉग लिखना शुरू किया। राहुल अपने फैंस को क्या बताने जा रहा है? क्या राहुल के फैंस उस पर इतना भरोसा करते हैं जो उसकी बात मान लेंगे? क्या राजन उस तीसरी औरत का पता लगा पाएगा? इस कहानी में क्या होगा आगे, जानने के लिए सुनते रहिए सुपरस्टार पापा, सिर्फ पॉकेट एफएम पर। राहुल ने एक माइक्रो ब्लॉग लिखना शुरू किया। फैंस को एक लेटर। टीवीलॉजी ने सिंगर के लिए आवेदन करते समय एक एग्रीमेंट पर सिग्नेचर किया था और बेतुके कारणों की वजह से टीवीलॉजी से मेरे सभी गानों को हटा दिया गया है। मजबूर होकर मैं अब सिर्फ पांडा म्यूजिक पर ही स्विच कर सकता हूँ। अब मैंने 2 नए गाने को पांडा म्यूजिक में रिलीज कर दिया है, जिसके नीचे लिंक दिए गए हैं। मुझे उम्मीद है कि मेरे फैंस इन्हें पसंद करेंगे और साथ ही इन्हें सुनने और डाउनलोड करने जरूर जाएंगे। अगले दिन राहुल ने सुबह सुबह गुड्डी को फोन किया और उसकी माँ के बारे में पूछा कि वो कैसी है और हॉस्पिटल में वो कौन से कमरे में है। इधर गुड्डी ने अपने चचेरे भाई से फोन छीन लिया और चहकते हुए राहुल को थैंक्स कहा। राहुल ने धीरे से गुड्डी को कुछ कहा और फिर फोन रख दिया। पापा, आप किसे कॉल कर रहे थे? बस फोन हटाते ही अचानक आवाज आई। क्या ये गुड्डी दीदी थी? हाँ। राहुल नीचे बैठा और सोना के सर को छुआ। थोड़ी देर बाद आपके पापा आपकी गुड्डी दीदी की मम्मी को देखने के लिए हॉस्पिटल जाएंगे। आप चलोगे या नहीं? मैं भी चलूंगी। सोना उत्साह से उछल पड़ी और बोली, आंटी रोहिणी ने कहा है कि गुड्डी दीदी सुंदर है। मैं देखना चाहती हूँ कि क्या वो सोना से ज्यादा सुंदर हैं? क्योंकि परसों दोपहर में जब वो ग्राउंड के गेट पर गुड्डी से मिली थी तो वो उदास थी और ये नहीं देख पाई थी कि वो कैसी दिखती है। रोहिणी घर जाने के बाद सोना को बताती है कि गुड्डी कितनी खूबसूरत है। सोना गुड्डी को लेकर बहुत उत्सुक रहा करती है। क्या तुमने ये नहीं कहा था कि तुम कल मम्मी के साथ बाहर जाने वाली हो? राहुल ने अजीब तरीके से पूछा। आज तुम्हारी मम्मी शॉपिंग करने जा रही हैं। शॉपिंग मॉल में कई सुंदर कपड़े, गुड़िया और खेलने के लिए चीजें हैं। क्या तुम उनके साथ नहीं जाना चाहती हो? सोना ने लंबे समय तक अपनी भौएं खींची और सोचा। फिर उसने अपना सिर हिलाया और कहा, मैं आपके साथ चलूंगी पापा। ठीक है। राहुल के पास सोना की बात मानने के अलावा और कोई चारा नहीं था। और फिर मिली आई
और उसने सोना को तैयार करवाया और फिर सोना के साथ राहुल हॉस्पिटल में गया। वार्ड में गुड्डी की माँ और गुड्डी के अलावा जैस्मिन और कई लड़कियां भी हैं। इस वक्त वार्ड में काफी खुशी का माहौल था। गुड्डी की माँ की हालत बेहतर है। उनका ऑपरेशन सफल रहा। ऑपरेशन के लिए जरूरी पैसे भी जुटा लिए गए थे। बेड पर करीब 40 साल की एक औरत थी। वैसे उनका चेहरा सुंदर था। उनका पीला चेहरा और लंबे बाल थोड़े मुरझाए और सूखे थे, जो उनके थके हुए हाल को छिपा नहीं सकते थे। माँ, राहुल अंकल आपसे मिलने आ रहे हैं। इस बार राहुल अंकल को थैंक्स कहना। अंकल बहुत अच्छे हैं। गुड्डी खुशी से मुस्कुराती है और बिस्तर पर लेटी औरत का हाथ कसकर पकड़ लेती है। क्या आपने अपने अंकल को थैंक्स कहा? गुड्डी की माँ ने अपनी बेटी के बालों को धीरे से सहलाया। माँ, मैंने कल ही अपने अंकल को थैंक्स कहा था, लेकिन मेरे अंकल ने कहा कि उन्हें ये सब नहीं करना चाहिए। अच्छी लड़की। गुड्डी की माँ ने धीरे से हंसते हुए कहा, तुम्हें याद रखना चाहिए कि हमारे यहाँ दूसरों की हेल्प को जीवन भर नहीं भुलाया जाता है। ये सच है कि माता पिता बच्चों के लिए सबसे बड़े गुरु होते हैं। अगर ये गुड्डी की माँ की परवरिश नहीं होती तो आज गुड्डी का इतना बेहतर नेचर नहीं होता। जब मैंने सुबह अंकल को फोन किया तो मैंने उनको बहुत थैंक्स कहा। मुझे लगता है कि अंकल को अच्छा नहीं लगा। 1 घंटे बाद राहुल और उसकी बेटी गुड्डी की माँ के वार्ड में कुछ नट्स और फलों के बड़े और छोटे बैग लेकर आए। इस समय वार्ड में एक आवाज सुनाई दी। बहुत दूर से एक आवाज आई। वार्ड में सभी ने मुड़कर दरवाजे की ओर देखा। तभी दरवाजा खुलता है। राहुल अपने दाहिने हाथ में फल और नट्स लेकर आया था और सोना का छोटा हाथ उसके बाएं हाथ में था। राहुल अंकल। राहुल को देखने के बाद गुड्डी खुशी से रो पड़ी। गुड्डी और उसकी कई सहेलियों ने भी राहुल को खुशी से बधाई दी। सबको गुड मॉर्निंग। राहुल ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। उसने सोना का नन्हा सा हाथ खींच लिया और कहा, ये मेरी बेटी है सोना। सोना थोड़ी शर्मीली है। राहुल ने कमरे में लोगों को इंट्रोडक्शन नहीं दिया। वो एक तरफ चला गया और उसने अपने पीछे छिपी सोना को बाहर निकाला। कमरे में इतने सारे अजनबियों को देखकर सोना अभी भी शर्मा रही है। उसने वार्ड के सभी लोगों को चुपके से कुछ देर के लिए देखा। फिर सोना ने डरते हुए कहा, हेलो दीदी, हेलो आंटी, मेरा नाम सोना है। मैं पापा की बेटी हूँ। सोना की लास्ट लाइन ने वार्ड में सभी को खुश कर दिया। पापा की बेटी, ये छोटी बच्ची कितनी प्यारी है। सोना, क्या तुम्हें दीदी याद हैं? हम मिल चुके हैं। गुड्डी ने आगे कदम बढ़ाया। सोना के चेहरे पर चुटकी ली और कहा, उस समय तुम अपनी दीदी के साथ गेम खेलना सीखने के लिए शोर मचा रही थी। सोना अपनी बड़ी बड़ी आंखें झपकाती है और काफी देर तक गुड्डी को घूरती रहती है। फिर अचानक चिल्लाती है, मुझे याद है दीदी, आपने मुझे गेम खेलना सिखाने का वादा किया था, लेकिन आपने अभी तक पूरा नहीं किया है। पापा ने कहा है कि अगर आप किसी से वादा करते हैं तो आपको इसे पूरा करना होगा। ये दीदी अच्छी नहीं है, इनके पास हर समय टाइम नहीं रहता है। गुड्डी ने मुस्कुराते हुए कहा, जब मैं वहां वापस आऊंगी तो तुम्हें सिखाऊंगी, ठीक है? अच्छा। सोना ने सिर हिलाया और इसके बारे में सोचा। उसने अपना दाहिना अंगूठा बाहर निकाला और कहा, चलो पिंकी प्रॉमिस करते हैं। ठीक है, करो। गुड्डी ने अपनी उंगली को बढ़ाया और सोना की छोटी उंगली से फंसा दिया और कहा, पिंकी प्रॉमिस, और अब मैं अपने वादे से नहीं मुकर सकती हूँ। दोनों ने ये खत्म किया और हंसने लगे। कमरे में मौजूद सभी लोग उनकी हरकतों को मुस्कुराते हुए देख रहे थे। सिर्फ राहुल ने एक इंसान के सिर पर एक लाइन देखी। तभी राहुल ने कहा, दीदी, क्या तुम गुड्डी की माँ हो? मैं राहुल हूँ, नमस्ते। अपना सिर हिलाते हुए राहुल ने बिस्तर पर पड़ी अधेड़ उम्र की महिला को देखा। नमस्ते मिस्टर राहुल। बिस्तर पर लेटकर गुड्डी की माँ ने उठने की कोशिश की। अरे उठो मत दीदी, बेहतर होगा कि तुम लेट जाओ और आराम करो। राहुल ने उन्हें उठने से रोकने के लिए जल्दी से आगे कदम बढ़ाया। बेटा मेरी हेल्प करो। गुड्डी की माँ ने अपनी बेटी का हाथ थाम लिया और बिस्तर से जिद करके खड़ी हो गई। बीमार महिला राहुल के सामने पूरी गंभीरता से खड़ी हुई और बोली, बहुत बहुत शुक्रिया मिस्टर राहुल। अगर आप नहीं होते तो मैं अपनी बेटी को कभी नहीं देख पाती। आप मेरी बेटी और मेरे परिवार के लिए भगवान हैं। ये पागल लड़की मुंबई में काम करने गई थी और इसे किडनैप कर लिया गया था। आपको बहुत बहुत थैंक यू। अगर आप नहीं होते तो मैं अपनी बेटी को फिर कभी नहीं देख पाती। अपनी बेटी के चेहरे पर मुस्कान को देखते हुए गुड्डी की माँ ने अपने दिल से राहुल का शुक्रिया अदा किया। ये कहते हुए गुड्डी की माँ रीना ने राहुल के सामने घुटने टेक दिए। गुड्डी ने अपनी माँ को देखकर ठीक वैसे ही किया और एक साथ घुटने टेक दिए। राहुल चौंका और जल्दी से उनकी हेल्प करने के लिए नीचे झुका। उसी समय उसने कहा, अरे दीदी, आप क्या कर रही हो? आपको ये सब करने की जरूरत नहीं है। गुड्डी, तुम भी उठो। बेटा, अपने भगवान को प्रणाम करो। रीना ने अपनी बेटी को थैंक्स कहने और अपना सिर राहुल के सामने झुकाने के लिए कहा।
हालांकि रीना एक मरीज है, लेकिन इस समय उसके पास बहुत ताकत है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि राहुल उसे मना करने के लिए कितनी भी कोशिश कर ले, वो नहीं मान सकती। इस समय गुड्डी और उसकी कुछ दोस्त आईं और उन्होंने रीना को खड़े होने में हेल्प की। पापा, आंटी और दीदी आपके सामने क्यों झुके हैं? सोना थोड़ी हैरान है। वो ऊपर देखती है और राहुल से पूछती है। सोना की समझने की क्षमता के साथ इस सवाल का जवाब नहीं दिया जा सकता है। राहुल केवल सोना के सिर को छूता है और फिर कहता है, जब तुम बड़ी हो जाओगी तो तुम समझ जाओगे। मिस्टर राहुल, मुझे नहीं पता कि आपका कर्ज कैसे चुकाना है। रीना वापस बिस्तर पर बैठ गई और उसने कहा, हम आपका एहसान जिंदगी भर याद रखेंगे। भले ही मैं एक अजनबी हूं, पर अगर मैं कुछ कर सकता हूं तो मैं जरूर करूंगा। राहुल ने एक मुस्कान के साथ कहा। गुड्डी तो बहुत समझदार और किस्मत वाली है, इसके साथ कुछ बुरा हो ही नहीं सकता। आपको ऐसा कहने की जरूरत नहीं है दीदी। अब आप मुझे सिर्फ ये बताइए कि क्या आपको कोई और चीज की जरूरत है। दूसरा, अब मैं आपको बाय कहना चाहूंगा। हमने पहले ही टिकट करा ली है और हम कल वापस जा रहे हैं। क्या आप इतनी जल्दी जाने वाले हो? गुड्डी ने कहा। हाँ, राहुल ने सर हिलाया और बोला, वहां पर कई चीजें मेरा इंतजार कर रही हैं। मुझे जल्द से जल्द वापस जाने की जरूरत है। कुछ काम है तो तब आप वापस जा सकते हो। रीना ने जल्दी से कहा। आपने हमारी इतनी हेल्प की है, अब हमें कुछ नहीं चाहिए। मैं आपको फिर से कैसे परेशान कर सकती हूँ? राहुल रीना के मन की बातों को समझता है, पर कुछ बोल नहीं सकता। राहुल केवल मुस्कुरा रहा है। चलो, अब हम चलते हैं, हमें जाने की तैयारी करनी होगी। सबने राहुल को बाय किया। गुड्डी ने सोना को गले लगा लिया और कहा, मैं पुणे आऊंगी, तब तुम्हें गेम सिखाऊंगी। सोना ने गुड्डी को कसकर गले लगाया और कहा, सब सच कहते हैं कि आप बहुत सुंदर हो। सब हंसने लगे और सबने राहुल और सोना को बाय किया। दोपहर के बाद राहुल ने तीसरे दिन की सुबह पुणे के लिए फ्लाइट ली। राहुल ने मोबाइल चालू किया तो एक फोन आया। राहुल, मैं पांडा म्यूजिक से बोल रहा हूँ। फोन से कुमार की आवाज आई। बधाई हो, बधाई हो। राहुल दंग रह गया और उसने बोला, ये जनरल मैनेजर कुमार है। किस बात की बधाई भाई? पिछली रात तुमने प्लेटफॉर्म पर 2 गाने अपलोड किए और अब डाउनलोड्स की संख्या 20 मिलियन से ज्यादा हो गई है। तुम अभी तक के सबसे ज्यादा बेहतर सिंगर बन गए हो। कुमार की आवाज खुशी से भरी थी। इतनी जल्दी? राहुल को इतने अच्छे नतीजों की उम्मीद नहीं थी। कल 2 गाने अपलोड करने और माइक्रो ब्लॉग पर पोस्ट करने के बाद राहुल आराम करने चला गया था। उसके पास कंप्यूटर के सामने बैठने का टाइम नहीं था और ये देखने के लिए इंतजार भी नहीं कर सकता था कि डाउनलोड्स की संख्या कितनी होगी। आज मैंने अचानक कुमार को ये कहते सुना कि पूरी रात उसका गाना ट्रेंड करता रहा। राहुल सच में हैरान था। ये बहुत आगे जाएगा। कुमार ने उत्साह से कहा, राहुल, आपके सिर्फ 2 गाने हैं और आपने अब तक के सिंगर्स का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। अगर आपके सभी गाने प्लेटफॉर्म पर अपलोड किए जाते हैं तो आप रातों रात ब्लूटिक वेरीफाइड सिंगर बन सकते हैं। ब्लूटिक वेरीफाइड सिंगर का स्टैंडर्ड 50 मिलियन से 100 मिलियन है। मिस्टर कुमार, आप मेरी बहुत तारीफ करते हैं। राहुल ने हंसते हुए कहा, ये सिर्फ इसलिए है क्योंकि मैं एक नया सिंगर हूँ जिसके इतने सारे फैंस हैं। अगर ये मेरे पुराने गाने होते तो मुझे डर है कि मैं इतने अच्छे रिजल्ट हासिल नहीं कर पाता। पांडा म्यूजिक में राहुल ने कुल 9 गाने अपलोड किए हैं। वैसे रोनी ने जो सॉन्ग अपलोड किया था उस गाने का कॉपीराइट भी राहुल के हाथों में है। कुल 10 गाने हैं। डाउनलोड्स की संख्या अचानक से 230 मिलियन तक पहुंच गई, जो टॉप सिंगर के लेवल जैसा है। कुमार हंसा। तुम मुंबई आज ही आए हो तो आज आराम करो। क्या तुम कल फ्री हो? मैं रेस्टोरेंट में एक टेबल बुक करूंगा और तुम्हें और मिस्टर पलाश को इनवाइट करूंगा मटन खाने के लिए। ये कुमार का बुलावा है। अब भले ही हमारे पास टाइम ना हो, पर हमें जाना होगा। राहुल हंसा तो तय रहा। कुमार ने समय तय किया। कल शाम 7 बजे हम एक दूसरे से मिलेंगे। ठीक है, मैं मिलता हूँ, राहुल ने जवाब दिया और फोन रख दिया। कौन है? राहुल के फोन काटते ही मिली ने ऐसे ही पूछा। पांडा म्यूजिक का चीफ कुमार। राहुल ने इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचा। उसने मुस्कुराते हुए कहा, उसने मुझे फोन किया और मुझे बताया कि कल अपलोड किए गए 2 गानों के 20 मिलियन से ज्यादा डाउनलोड्स हो चुके हैं। वो मुझे अच्छी खबर दे रहे थे। उसने ये भी कहा कि कल रात वो होटल में एक टेबल बुक करेंगे और मुझे और पलाश को डिनर पर इनवाइट भी किया है। अच्छा, तो कल तुम सोना को अपने साथ लेकर जाओगे? मिली ने पूछा। नहीं, बिल्कुल नहीं। वहां सब बड़े लोग होंगे। वहां सोना का मन भी नहीं लगेगा और उसका कोई ध्यान भी नहीं रख पाएगा, राहुल ने जवाब दिया। तो अगर सोना ने जिद की तो क्या राहुल उसे अपने साथ लेकर जाएगा? क्या मिली सोना और राहुल के साथ ही रुकेगी या फिर अकेली रहेगी? क्या राहुल का गाना दुनिया के सारे रिकॉर्ड तोड़ पाएगा? इस कहानी में क्या होगा आगे, जानने के लिए सुनते रहिए सुपरस्टार पापा, सिर्फ पॉकेट एफएम पर।
अच्छा, तो कल तुम सोना को अपने साथ लेकर जाओगे? मिली ने पूछा। नहीं, बिल्कुल नहीं। वहां पर सब बड़े लोग होंगे। सोना का वहां पर मन भी नहीं लगेगा और कोई उसका ध्यान भी नहीं रख पाएगा। राहुल ने जवाब दिया। ठीक है, तो मैं उसे रेस्टोरेंट ले जाऊंगी। मिली ने कहा। आज मैं और ऋतु कंपनी में वापस जा रहे हैं। पहले तुम सोना की देखभाल करोगे। अच्छा, राहुल ने कहा। पलाश के घर से लगभग 30 किलोमीटर दूर एक विला इलाके में दो लोग आपस में बात कर रहे हैं और सोच रहे हैं। विला 19, पहली मंजिल पर रहने का कमरा। दक्ष, क्या तुम्हें कुछ सूझ रहा है? कामाक्षी ने सस्पेंडर स्कर्ट पहनी हुई थी। उसका चेहरा किसी बुझे हुए फूल सा उदास है। अगर कोई भी उसे देखे तो उसे उस पर दया आ जाए। कुछ दिनों में कोर्ट का सेशन होगा। अगर मैं कोर्ट जाती हूँ तो मैं पक्का केस हार जाऊंगी। दक्ष ने कामाक्षी की नाजुक त्वचा को छुआ और कहा, मैंने तुमसे कहा था ना कि मेरे पापा को तुम्हारा वकील बनने के लिए एक टॉप का वकील मिल गया है। अब तुम बस आराम करो बेबी। लेकिन कामाक्षी ने अपने आंसू पोंछे। लेकिन अभी तो मेरी हालत बहुत खराब है और मेरे पास कोई असली सबूत नहीं है। भले ही। तभी कामाक्षी का मोबाइल फोन बज उठा। उसने एक नजर डाली। ये एक अननोन नंबर है। कामाक्षी उस फोन को रिसीव नहीं करना चाहती है। आखिर वो एक स्टार है। बहुत से लोग उसका मोबाइल फोन नंबर जानते हैं। इसीलिए वो जब भी एक अननोन नंबर देखती है तो या तो वो जवाब नहीं देती है या फोन काट देती है। लेकिन इस बार ये अजीब हुआ कि उस अननोन नंबर से लगातार 4 बार फोन किया गया था। दक्ष कामाक्षी को घूरता है और कहता है, बेबी, तुम फोन का जवाब क्यों नहीं देती? इतनी बार बज चुका है, उठाती क्यों नहीं हो? दक्ष ने पहले कामाक्षी के बारे में सब पता करवाया था। उसे पता चला था कि उसके बॉयफ्रेंड बार बार बदलते हैं। वो अपने दिल में जानता है कि कामाक्षी उसके साथ क्यों है और वो क्यों उसकी बात मानता है। वो जानता है कि कामाक्षी दक्ष के साथ रहकर सिर्फ अपनी पहचान और पैसे बनाना चाहती है और उसके दम पर बेस्ट बनना चाहती है। बिल्कुल नहीं। दक्ष के सवाल पर कामाक्षी का जवाब बहुत साफ है। ये मेरा नंबर काम का नंबर है। अगर ये मेरा दोस्त या फैमिली का कोई होता तो फिर पक्का मेरे पर्सनल नंबर पर कॉल करता। इतने में मोबाइल फोन की घंटी फिर से बज उठती है। जैसे ही कामाक्षी फिर से फोन काटने वाली थी, दक्ष ने मोबाइल फोन छीन लिया और चिल्लाया, तू पागल है? तेरा फोन मैंने 4 बार नहीं उठाया, का मतलब मुझे नहीं उठाना फोन। तो तू क्या बार बार फोन लगाएगा? अब लगाया तो जेल में बिठा दूंगा तुझे। सॉरी, रॉन्ग नंबर। ये सुनकर कि ये एक आदमी की आवाज थी, फोन के दूसरी तरफ वाले आदमी की आवाज थोड़ी हैरान हो गई थी और उसने रॉन्ग नंबर बोलकर फोन काट दिया था। कमीना। फोन काट दिया, लेकिन दक्ष अभी भी उसे कोस रहा है। अरे नाराज मत हो मेरे राजा। कामाक्षी ने दक्ष को गाल पर एक चुम्बन दिया और नरम आवाज में कहा, आपके लिए गुस्सा होना बुरा है, इतने गुस्सैल मत बनो। तभी कामाक्षी का एक और फोन बजता है। इस बार ये उसका एजेंट मधुसूदन है, जो कि एक पतला आदमी है। दक्ष को देखकर कामाक्षी ने मुस्कुराते हुए फोन का जवाब दिया। हाँ मधुसूदन, बोलो। कामाक्षी, खुशखबरी है, एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। जैसे ही फोन उठा, मधुसूदन की एक बतख जैसी आवाज आई। क्या तुमको अभी अभी कोई कॉल आया क्या? यार मधुसूदन, मुझे कॉल आया तो था। क्या उसका एंड में नंबर 3691 है? कामाक्षी ना कहने ही वाली थी कि उसे अचानक अपने कट किए गए 5 लगातार फोन कॉल की याद आई। तो उसने एक और मोबाइल फोन उठाया और फोन नंबर को देखकर पूछा। हाँ, मधुसूदन की आवाज उत्साह से भरी थी। मैं आपको बताता हूँ, उस लड़के के पास में राहुल की बेटी सोना की तस्वीर है। वो पुणे में है और उस छोटी लड़की को किसी औरत ने अपनी गोद में ले रखा है। रुको, तुम्हारा मतलब है कि छोटी लड़की को एक औरत ने अपनी गोद में ले रखा था? कामाक्षी ने मधुसूदन को बीच में ही टोका। भाई मधुसूदन, अभी तुम रखो, मैं सबसे पहले इस नंबर पर वापस कॉल करती हूँ। और फिर उसने सीधे फोन काट दिया। उसने बगल में बैठे दक्ष की भी परवाह नहीं की और उसने सीधे अपने मोबाइल फोन से वापस वही नंबर डायल किया। मैंने सोचा था कि तुम मुझे वापस कॉल नहीं करोगी। जैसे ही फोन उठ गया, सामने से किसी ने मजाक किया, क्या तुम्हारा प्रेमी बहुत अच्छा है? आई एम सॉरी। कामाक्षी ने बार बार माफी मांगी। मैं आपका नाम नहीं जानती सर। उसकी आवाज थोड़ी चिड़चिड़ी सी लगती है। ठीक है, मैं सीधे काम की बात करता हूँ। मेरे पास राहुल की प्रेमिका की पुणे में उसकी बेटी के साथ खेलने की एक तस्वीर है। मुझे लगता है कि अब आप राहुल के खिलाफ अदालत में मुकदमा दायर कर रहे हैं, इसीलिए आपको इन पिक्चर्स की जरूरत पड़ सकती है ना? आपको ये पिक्चर्स कैसे मिली? कामाक्षी ने धीमी आवाज में पूछा। कामाक्षी, जो हाल ही में मुकदमे की चिंता से मर रही है, अब कोई उसके सामने अपने बच्चे के साथ खेल रहे राहुल की प्रेमिका की तस्वीर का दावा करता है। हालांकि वो नहीं जानती है कि ये काम करेगा या नहीं, फिर भी वो फोटो देखना चाहती है।
मुझसे मत पूछिए कि मैंने वो पिक्चर्स कैसे हासिल की। उसकी चिंता आप ना करें, आप आम खाएं, गुठलियां ना गिनें। मैं आपसे पूछता हूं कि क्या आप वो पिक्चर्स चाहती हैं? कामाक्षी ने उसे अभी भी सीधे जवाब नहीं दिया। अगर आप इन्हें नहीं चाहती हैं तो मैं इसे राहुल को बेच दूंगा। मेरा मानना है कि वो इन पिक्चर्स को खरीदने के लिए एक अच्छी कीमत चुकाने को तैयार हो जाएगा, जिससे आप वो केस हार सकें। मुझे कैसे पता चलेगा कि आपकी पिक्चर्स काम की हैं या नहीं? कामाक्षी अभी भी बहुत सतर्क है। अगर तुम मुझे धोखा दे रहे होगे तो? उस आदमी ने कामाक्षी को जवाब दिया, ये बहुत सिंपल है। मैं आपको 2 पिक्चर्स दिखाऊंगा। अगर आपको लगता है कि ये उपयोगी हैं तो आप इन्हें मुझसे 2 लाख में खरीद सकते हैं, लेकिन अगर ये आपके काम की नहीं है तो आप इसे बिल्कुल भी मत खरीदिएगा। 2 लाख? ये तो बहुत ज्यादा है। तुम लूट रहे हो क्या मुझे? कामाक्षी की आवाज ऊंची हो गई थी। देखिए, मैंने आपको उन्हें खरीदने के लिए मजबूर नहीं किया है ना? कामाक्षी थोड़ा उदास लग रही थी। तो बस ऐसे ही मैं आपको 2 पिक्चर्स दिखाऊंगा और आप उन्हें खुद देखकर डिसाइड कर लेना। इस बात के साथ ही फोन कट गया। कामाक्षी दक्ष को देखती है और वो नहीं जानती है कि अब क्या करना है। क्योंकि कामाक्षी ने कॉल करते समय हैंड्स फ्री चालू कर दिया था, इसलिए दक्ष ने भी इस कॉल को शुरू से आखिर तक सुना था। कामाक्षी का चेहरा उलझा हुआ देखकर दक्ष ने कहा, तुम्हें क्या लगता है? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा दक्ष। कामाक्षी दक्ष की बाहों में बात करते करते अपना सर रख देती है। लेकिन 2 लाख रुपए, ये बहुत महंगा सौदा है दक्ष। मैं इतना पैसा नहीं खर्च कर सकती। दक्ष कामाक्षी की हिचकिचाहट से पूरी तरह प्रभावित था। उसने अपना हाथ हिलाया और कहा, मैं वो पिक्चर्स वकील को भेज दूंगा। अगर वकील को लगता है कि वो पिक्चर्स काम की हैं तो मैं उन्हें तुम्हारे लिए खरीद लूंगा। सच में? कामाक्षी ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे पता था कि तुम मेरे लिए कुछ भी कर सकते हो। अब जब तुम जानती हो कि मैं तुम्हारे लिए सब कुछ कर सकता हूँ तो फिर अंदर मेरे साथ कमरे में चलो। जैसे ही दक्ष ने ये कहा, दक्ष के चेहरे पर एक नोटी स्माइल दिखाई दी। कामाक्षी समझ गई थी कि दक्ष क्या चाह रहा है। वहीं दक्ष उसे देखता ही रह गया। मिली पूरे दिन कंपनी में बिजी रही और बहुत देर तक घर नहीं आई थी, क्योंकि राहुल ने मिली को भी अपने घर की चाबी दे रखी थी। इसीलिए जब वो घर गई तो उसने राहुल और सोना को दरवाजा खोलने के लिए परेशान नहीं किया। अगले दिन जैसे ही राहुल उठा, उसे रसोई से कुछ आवाजें सुनाई दी। वो सीधे बाहर गया और उसने डाइनिंग टेबल पर देखा कि उस बड़ी सी मेज पर सजा हुआ नाश्ता रखा था। ढेर सारा नाश्ता, पोहा, जलेबी, कचौड़ी, समोसे, क्रॉसन, ढेर सारी चीजें। नाश्ते की बड़ी मेज को देखते हुए राहुल को भूख लगने लगी। उसने पूछा, मिली, क्या ये सब तुमने किया है? क्या तुम बाहर आ गए हो? मिली, जो कि रसोई में व्यस्त है, उसने उत्तर दिया, ठीक है, नहाने के लिए जाओ और सोना को उठाकर उसे भी नाश्ते के लिए बुलाओ। यार, तुमने तो बहुत सारा नाश्ता इकट्ठा कर दिया। राहुल ने सामने रखी एक जलेबी को उठाकर अपने मुंह में डाल लिया। मैं सोना को उठाने के लिए जाता हूँ। ठीक है, मैं उसके पहले सारी टेबल जमा देती हूँ। मिली कुछ ब्रेकफास्ट सीरियल्स से भरे एक छोटे से कटोरे के साथ बाहर आती है। आते ही उसने राहुल को खाते हुए देखा और फिर राहुल को घूरते हुए कहा, मुझे लगता है कि अब तुम भी खाने में सोना के साथ compete कर रहे हो। जैसा बाप वैसी बेटी। राहुल हंसा और उसने ठहाके लगाए। सोना को उठाने का टाइम हो गया है। सोना को उठाना कोई आसान काम नहीं है, बड़ी टेढ़ी खीर है, लेकिन राहुल भी कम नहीं। उसने सोना को बाहर जाने का लालच देकर उसे उठाना चाहा, लेकिन सोना ने उठने से साफ इनकार कर दिया। यहाँ तक कि वो राहुल से नाराज भी हो गई, लेकिन राहुल उसे गुदगुदी करता है और झट से उसे उठा देता है। वो उठते ही राहुल पर चिल्लाती है, पापा ये क्या है, सोने दो ना। अरे बेटा, सो जाओगी तो फिर इतना सारा नाश्ता कौन करेगा जो तुम्हारी मम्मा ने तैयार किया है? बताओ बताओ, कौन करेगा? राहुल ने उसे खाने का लालच दिया। सोना की आंखें झट से खुल गईं और वो उठी और सीधे बाहर चली गई। जब सोना खाने की टेबल पर आई तो वो तुरंत उस टेबल पर रखे इतनी सारी डिशेस को देखकर चौंक जाती है। मम्मा, मम्मा आज कुछ खास है क्या? सोना ने मिली को एक जिज्ञासु बच्चे की तरह देखा। आपने इतना सारा खाना क्यों बनाया है? सोना को ऐसा लगता है कि उसकी मम्मी केवल किसी खास दिन पर ही इतना सारा खाना बनाती है, इसीलिए उसे लगा कि आज का दिन कुछ तो खास होगा। सोना, अगर ये कोई खास दिन नहीं है तो क्या तुम खाना नहीं खाओगी? मिली ने सोना की नाक पर चुटकी ली। इसे जल्दी से खा लो, वरना ये थोड़ी देर में ठंडा हो जाएगा। टेस्टी। इस बार राहुल सोना से फास्ट था। वो सीधे कचौड़ी खाने लगा। गर्म होने के बावजूद उसने उसे खाने में देरी नहीं की और वो उसे चबाने लगा और उसकी तारीफ करने लगा। आह पापा, आप बहुत चालाक हैं, मुझे भी कचौड़ी खानी है। सोना टेंशन में है क्योंकि उसने आज तक कभी भी राहुल को इस तरह नहीं देखा है। हाँ हाँ, सब ले लो तुम। मिली ने राहुल को घूर कर देखा। उसने कुछ कचौड़ियां बचाई
और उन्हें सोना को परोस दिया। तुम ठीक से क्यों नहीं खाते? तुमने कभी बताया ही नहीं कि तुम्हें ये सब भी आता है, राहुल ने मिली की तारीफ करते हुए कहा। राहुल से तारीफ सुनने के बाद मिली का चेहरा चमक उठा, लेकिन उसने कहा, थैंक यू थैंक यू। पर ऐसा कैसे हो सकता है? राहुल ने अपना प्यार दिखाने के लिए कहा। मिली और इतना अच्छा खाना, वाह, मजा ही आ गया। तुम्हें इसकी उम्मीद नहीं थी क्या? मिली का मुंह थोड़ा सा ऊपर उठा। मैंने तुम्हारे लिए इतना कुछ बनाया, क्या इसका मतलब तुम्हें समझ नहीं आया? तुम क्या चाहती हो बोलो, अगर मैं कर सकता हूं तो मैं कभी मना नहीं करूंगा, राहुल ने चबाते हुए लापरवाही से कहा। याद में आखिरकार फंस गया। मिली की आंखों में मुस्कान आ गई। उसने कहा, मैं तुमसे और कुछ नहीं मांगती। कंपनी में तो नए आर्टिस्ट को रखा गया है। रितु ने उन्हें एक सिंगिंग ग्रुप बनाने के लिए कहा है। अब एल्बम में गाने लगभग तैयार हैं, केवल एक मेन गाना बचा है। तो तुम उसके लिए एक गाना लिख सकते हो। राहुल एकदम से रुक गया। उसने अपने मुंह में रखी कचौड़ी को निगल लिया। राहुल ने मिली को गुस्से से देखा और कहा, क्या तुम मुझे इस नाश्ते से खरीदना चाहती हो? क्यों नहीं कर सकते तुम? मिली ने उसे घूरते हुए कहा। यह गलत है, राहुल ने अपोज किया। हाँ कैसे? मिली के पास तर्क की भावना है। अच्छा ठीक है, तुम जीत गई बस। मिली आंखों से देर तक राहुल को घूरती रही। लेकिन मेरी शर्तें हैं, कम से कम मुझे इन दो लोगों की आवाज सुनने और उनसे मिलने का मौका मिलना चाहिए, ठीक है? क्योंकि मुझे मेन गाना लिखना है, तो ये बहुत जिम्मेदारी का काम है। राहुल ने सही कहा। एक एल्बम का मेन गाना बाकी गानों से अलग होना चाहिए। एल्बम का मेन गाना हिट होना चाहिए। मेन गाने का ऐसा है कि इसे लोग बहुत जल्दी पसंद करते हैं और इसकी गहरी छाप उन लोगों पर रह जाती है। इसीलिए ये गाना अच्छा होना चाहिए और लोगों की पसंद के अनुसार परफेक्ट होना चाहिए। मेन गाने की क्वालिटी काफी हद तक पूरे एल्बम की क्वालिटी तय करती है। क्या मिली राहुल के टैलेंट का फायदा अपनी कंपनी के लिए उठा रही है? क्या उन दोनों के बीच अब कुछ बढ़ रहा है? क्या राहुल मिली के लिए इस गाने को पूरी शिद्दत से लिखेगा? इस कहानी में क्या होगा आगे जानने के लिए सुनते रहिए सुपरस्टार पापा, सिर्फ पॉकेट एफएम पर। मिली, अगर तुम चाहती हो कि ये मेन गाना मैं लिखूं तो चीजें मेरे हिसाब से होनी चाहिए। सिंगर की इमेज, नेचर, आवाज, सुर और टैलेंट को देखना बहुत जरूरी है। कौन सी स्टाइल के लिए कौन सा गाना परफेक्ट है और क्या गाने की धुन होगी, ये सब सिंगर को सोचना पड़ता है। मिली को ये सब समझ नहीं आया, लेकिन राहुल की बात सुनने के बाद उसने जल्दी से कहा, ठीक है, आज तुम और मैं कंपनी जाएंगे। नाश्ते के बाद राहुल और मिली सोना को मिस्टर पलाश के पास छोड़ देते हैं, जो सामने वाले घर में है, और सीधे ड्रीम्स मीडिया एजेंसी जाने के लिए निकल जाते हैं। बताया जाता है कि ये एक ब्रोकरेज कंपनी है। इसने पैराडाइज बिल्डिंग की सिर्फ एक मंजिल खरीदी है। उन बड़ी मीडिया कंपनीज या मीडिया ग्रुप्स के सामने, जिनके पास एक बिल्डिंग की 20 से अधिक मंजिलें होती हैं, उनके सामने इसे केवल एक स्टूडियो के रूप में माना जा सकता है। मिली के मुताबिक इस पूरे फ्लोर का ऑफिस स्पेस छोटा नहीं है। ये ज्यादा से ज्यादा 600 स्क्वायर मीटर या लगभग 700 स्क्वायर मीटर है। इसे 6 डिपार्टमेंट्स में बांटा गया है। पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट, एडवर्टाइजिंग डिपार्टमेंट, आर्टिस्ट मैनेजमेंट डिपार्टमेंट, आर्टिस्ट रिजर्व ट्रेनिंग डिपार्टमेंट, एजेंट डिपार्टमेंट और प्रोड्यूसर डिपार्टमेंट। हर डिपार्टमेंट को छोटे हिस्सों में बांटा गया है। इन डिपार्टमेंट्स के मैनेजर यहाँ का मैनेजमेंट संभालने के लिए जिम्मेदार हैं, और रितु को सब कुछ खुद करने की कोई जरूरत नहीं है। इसलिए रितु के पास मिली के साथ दुनिया भर में भागने का वक्त है। कंपनी तक जाने में 20 मिनट लगते हैं। जब वो कंपनी पहुंचे तो सिर्फ 9 बज रहे थे। दोनों ने भेष बदल रखा था। इसके अलावा ड्रीम्स कंपनी पैराडाइज बिल्डिंग की सबसे ऊपरी मंजिल पर थी और अंदर की लिफ्ट का इस्तेमाल करके वो दोनों ऊपर गए। इसीलिए उन्हें किसी ने पहचाना नहीं था। सबसे ऊपर यानी 21वीं मंजिल पर ड्रीम स्टूडियो के सामने का इलेक्ट्रिक डोर धीरे धीरे खुलता है। मिली ने अचानक अपनी टोपी, चश्मा और मास्क उतार दिया। उसी समय मिली ने राहुल से कहा, ठीक है, अब तुम यहाँ पहुंच चुके हो तो तुम्हें कवर करने की जरूरत नहीं है। वैसे भी वो लोग तुम्हें अभी नहीं तो बाद में तो जान ही जाएंगे। राहुल ने कंधा उचकाया और अपनी टोपी और नकाब उतार दिया। जब आप यहाँ आते हैं तो सबसे पहले आप हर तरह की औरतों को देखते हैं। खूबसूरत औरतों से लेकर जवान सुंदर लड़कियां, सबकी पर्सनैलिटी अलग और अच्छी है। सब अलग अलग अंदाज में हैं। ये लड़कियों के मेले में आने जैसा है। राहुल ने अपने पिछले जन्म में कई अभिनेत्रियों से मुलाकात की थी। स्टूडियो में चलते हुए मिली राहुल को देख रही है। ऑफिस में सुंदर लड़कियों को राहुल देख रहा है। राहुल को देखकर मिली के दिल में जलन महसूस हो रही है। हालांकि जब उसे पता चला कि राहुल के इंटेंशन गलत नहीं थे और वो तो बस उनकी तारीफ कर रहा था, तो उसे थोड़ा बेहतर महसूस हुआ।
राहुल की बात चुपचाप सुनते हुए मिली ने धीमी आवाज में पूछा, इसके बारे में क्या ख्याल है? क्या तुम इसे पसंद करते हो? कौन मुझे बताएगा कि मैं तुम्हारा इंट्रोडक्शन करवाने वाली हूं? राहुल ने अपनी आंखें घुमाई और कहा, चलो ये बहुत हो रहा है कि तुम मुझे धमकाए जा रही हो। मैं कोई और ढूंढ लूंगा। मैं तुम्हें कितना झेलूंगा? तुम किस बारे में बात कर रहे हो? मैंने तुम्हें कब धमकाया? असल में मिली राहुल के साथ रहना भी चाहती है और इस बात को मानना भी नहीं चाहती। गुस्से में उसने राहुल की कमर को मरोड़ दिया। आओ! राहुल इसके लिए तैयार नहीं था। उसकी हालत दर्द से लगभग खराब हो गई। वो शांत सा आदमी दर्द से लगभग चिल्लाने लगा, क्या तुम मुझे धमका नहीं रही हो? राहुल ने हाथ से कमर के चारों ओर रगड़ा और ठंडी हवा में सांस लेने लगा। मिली को उम्मीद नहीं थी कि राहुल को इतना दर्द होगा। उसे दिल से थोड़ा बुरा महसूस हुआ, लेकिन उसने इसे अपने चेहरे पर नहीं दिखाया। उसने जोर देकर कहा, तुम चाहो तो मुझे भी धमका सकते हो। मैं और तुम्हें धमकाऊं? राहुल मुस्कुराने लगा। चलो यहाँ कुश्ती का अखाड़ा मत बनाओ, रितु ऑफिस में हमारा वेट कर रही है। मिली ने राहुल को खींच लिया और सीधे कंपनी के अंदर चली गई। रास्ते में हर थोड़ी देर पर कंपनी के एम्प्लॉय या स्टार मिली को हेलो कह रहे हैं। मिली सभी के सामने मुस्कुराते हुए और हाथ हिलाते हुए अपनी नॉर्मल हालत में लौट रही है। वैसे जब सबने राहुल को मिली के पीछे चलते देखा तो सब एम्प्लॉयज अचानक हैरान हो गए और लगभग सारे स्टाफ मेंबर्स खड़े हो गए और इस बारे में बात करने लगा। वाह, क्या ये सच है? क्या वो राहुल है? वो इंटरनेट से कहीं ज्यादा सुंदर है। नहीं, मैं बेहोश होने वाली हूँ। कितना हॉट है ये। आज तो हमारी कंपनी में गर्मी बढ़ गई है। क्या बात है? माफ करें, क्या आप राहुल हैं? इस समय एक लड़की नजर आई। ये तमन्ना थी। अचानक किसी के रोकने पर राहुल रुक गया। उसने तमन्ना को देखा और कहा, जी हाँ, मैं राहुल हूँ। हेलो। ये सिर्फ एक नॉर्मल बात है। राहुल को लड़कियां उम्मीद से देखने लगीं। वो सभी चिल्लाईं, स्पेशली तमन्ना, जिसके गाल लाल हो गए हैं। हाय, मेरा नाम तमन्ना है, मैं आपकी फैन हूँ। तमन्ना को सांस लेने में थोड़ी तकलीफ हो रही थी। उसने अचानक पीछे से एक कलम और एक छोटा पेज निकाला और राहुल से कहा, क्या आप मेरे लिए यहाँ ऑटोग्राफ दे सकते हैं? राहुल चुप था। उसने छोटे पेज और कलम को पकड़कर कहा, ठीक है। उस छोटे पन्ने पर नए इंडियन गानों के प्रचार करने के लिए किसी पुराने टीवी स्टेशन में राहुल की एक तस्वीर थी। उस समय वो कुछ दुबला और कमजोर भी था। उसे उम्मीद नहीं थी कि उस बच्ची के पास अभी भी उस समय का पोस्टर है। पेन के एक झटके के साथ राहुल ने पेज पर अपना ऑटोग्राफ दिया और मुस्कान के साथ पेन और पेज वापस दे दिया। थैंक यू। तमन्ना ने पेज और पेन लेकर अपने होठों को सिकोड़ा और शर्माते हुए कहा, तो क्या मैं आपके साथ एक पिक्चर ले सकती हूँ? हाँ। राहुल बहुत अच्छा आदमी है। उसने सीधे मिली से कहा, मिली, एक पिक्चर लेने में हमारी हेल्प करो ना। मिली ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया और उनकी पिक्चर्स लेने के लिए तमन्ना का मोबाइल फोन लिया। मुझे आपका ऑटोग्राफ भी मिलेगा? मैं आपके साथ भी एक पिक्चर लेना चाहती हूँ, तमन्ना ने मिली से कहा। ऑटोग्राफ और पिक्चर्स लेते हुए तमन्ना को देखकर राहुल के सभी फैन सामने आने लगे हैं। वो एक के बाद एक अपनी कलम और कागज लेकर या अपने मोबाइल फोन लेकर भाग के आ जाते हैं। 20 से अधिक लड़कियों ने सीधे राहुल को घेर लिया और उसके साथ बातचीत की। अच्छी बात यह है कि वो लोग रूल्स को भी जानते हैं। आखिर ये तो सभी करते हैं। वो जानते हैं कि कुछ चीजें इंटरनेट पर नहीं डाली जा सकती हैं। वो सिर्फ उन्हें इकट्ठा करना और अपने पास रखना चाहते हैं। तुम सब क्या कर रहे हो? तुम सब काम करने जा रहे हो कि नहीं? हंगामे के बीच अचानक रितु की आवाज आई। राहुल के आसपास की भीड़ अचानक रितु को देखने लगती है। आप मुझसे क्या चाहते हैं? रितु ने गुस्से में कहा, सभी काम पर वापस चले जाओ। जब राहुल बाहर आएगा तो आप लोग एक फैन की तरह इनसे मिल सकती हैं, ठीक है? हम जानते हैं कि रितु हमें फिर से मिलने नहीं देगी। वापस जाओ, काम पर वापस जाओ सब। चलो, नहीं तो रितु बहुत नाराज हो जाएगी। रितु की अभी भी कंपनी में बहुत चलती है। उसके बोलते ही सारी लड़कियां अपनी अपनी जगह पर चली जाती हैं। साथ ही वो राहुल को बाय कहना नहीं भूलती हैं। रितु, तुम्हारी कंपनी के सभी आर्टिस्ट और एम्प्लॉयज लेडीज हैं। राहुल रितु को देखने के लिए मुड़ा। क्या? औरतों को इस नजर से मत देखो। रितु ने राहुल को घूरते हुए कहा, सुनो, मैं भी एक औरत हूं। अगर तुम एक आदमी हो, पर तुम मेरे जितने अच्छे नहीं हो सकते। राहुल रितु की बातों को काट नहीं सकता। भले ही रितु की ब्रोकरेज कंपनी बहुत छोटी है, लेकिन ये 600 स्क्वायर मीटर से ज्यादा कॉमर्शियल बिल्डिंग की पूरी मंजिल की ओनर है। रितु ने इसे पूरा खरीद लिया है। शहर में जहां जमीन का हर इंच कीमती है, बहुत से लोग अभी भी 50 से 60 स्क्वायर मीटर के घर के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं।
हालांकि रितु के पास पुणे में एक पूरी मंजिल ऑफिस की इमारत है, यहाँ तक कि देश में सबसे बेहतरीन जगह भी है। दरअसल बहुत से लोग पूरी जिंदगी में ऐसा नहीं कर सकते हैं। चलो तुम दोनों मेरे साथ आओ। रितु ने हाथ हिलाया और सीधे आर्टिस्ट रिजर्व ट्रेनिंग एरिया की ओर चली गई। आर्टिस्ट रिजर्व ट्रेनिंग एरिया ऑफिस के अलावा कुल 10 कमरों में रिकॉर्डिंग होनी चाहिए। बाकी ट्रेनिंग रूम ट्रेनिंग के लिए हैं। इस समय ट्रेनिंग रूम नंबर 3 में 20 साल की उम्र की 2 लड़कियां हैं। 2 लड़कियां, एक थोड़ी लंबी है, दूसरी थोड़ी छोटी है। इनकी ड्रेस काफी फैशनेबल है। उनके लंबे बाल हैं और बालों पर पीला रंग लगाया हुआ है। हल्के गुलाबी रंग की आई शेडो हैं और हल्के मेकअप करने के कारण चेहरे के फीचर्स अच्छे से दिखाई दे रहे हैं। रिहर्सल रूम में हल्का म्यूजिक चल रहा है। 2 लड़कियां पीछे की ओर फर्श पर बैठी हैं और फुसफुसा रही हैं। मेरी बात सुनो, इस बार राहुल हमें एक मेन गाना लिखने में हेल्प करने के लिए आए हैं। छोटी लड़की ने छत की ओर देखा। आपका मतलब राहुल हमें गाने लिखने में हेल्प करेंगे? तुम अभी भी रितु के बारे में ज्यादा नहीं जानती हो। दूसरी लड़की ने अपना सिर उठाया और उसके चेहरे पर मुस्कान थी। रितु के बहुत राज हो सकते हैं। मैंने सुना है कि न्यू आर्टिस्ट मीडिया कंपनी के पलाश और रितु एक दूसरे को जानते हैं। पलाश हमेशा से राहुल के मैनेजर रहे हैं। क्या ये कुछ अजीब नहीं है? शायद, छोटी लड़की कहती है। अब इस दुनिया में सभी को अपना फायदा चाहिए होता है। भले ही पलाश मान जाए, पर मुझे डर है कि वो एक बड़ी कीमत लेंगे। राहुल के एक गाने की कीमत बहुत ज्यादा होगी। भगवान ना करे ऐसा हो, पर अगर हमारा एल्बम अच्छी तरह से नहीं बिका तो मुझे रितु के लिए बहुत बुरा लगेगा। तुम अभी भी बहुत नेगेटिव हो। दूसरी लड़की खड़ी हुई। ठीक है, इतना मत सोचो। एल्बम रिलीज होने के बाद हम आगे के म्यूजिक कॉन्सर्ट में भाग लेंगे। यार तुम सही कह रही हो, मुझे कड़ी मेहनत करनी चाहिए। चलो चलो अब काम पर लगते हैं, उठो। तुम यार, मुझे पता है कि तुम कुछ वक्त के लिए बुरा महसूस कर रही हो। छोटी लड़की ने अपना सिर हिलाया और म्यूजिक चलाने के लिए कंप्यूटर पर गई। जैसे ही उसने म्यूजिक चालू किया तभी नंबर 3 रिहर्सल रूम का दरवाजा अचानक बाहर से खुल गया। रितु, राहुल और मिली को कमरे में ले गई। जल्दी से आओ। हथेली को थपथपाते हुए रितु ने राहुल की ओर इशारा किया और कहा, लड़कियों देखो कौन आया है। दोनों लड़कियों ने मुड़कर दरवाजे की तरफ देखा। आप राहुल हो? जब उन्होंने रितु और मिली को देखा तब दोनों लड़कियों की आवाज नॉर्मल थी, लेकिन जब उन्होंने राहुल को देखा तो उनकी आवाज सीधे ऊंची हो गई। वो अभी डिस्कस ही कर रहे थे कि क्या रितु राहुल से उनके लिए एक मेन गाना लिखने के लिए कह सकती है, पर वो अब खुद राहुल से मिल रही हैं। इस तरह से अचानक से सच को एक्सेप्ट करना उनके लिए थोड़ा मुश्किल हो गया। मिली ने दोनों लड़कियों की हैरानी को देखा। उसने शरारत से आंख मारी और कहा, अगर आप अच्छे से रहोगे और अपना काम अच्छे से करोगे तो राहुल आपके लिए एक गाना लिख सकेंगे। दोनों लड़कियां होश में आईं और शर्माते हुए वहां पहुंची। दोनों लड़कियां धीरे धीरे आगे बढ़ती हैं। ये दोनों लड़कियां बहुत सिंपल हैं। वो आपस में बात नहीं करती हैं। वो बस अपना सर नीचे रखती हैं और चुपके से अपनी आंखों के कोने से राहुल को घूरती रहती हैं। लड़कियों की ओर इशारा करते हुए रितु ने कहा, ये 2 लड़कियां हमारी कंपनी में आई नई आर्टिस्ट हैं। उसका नाम रीना है और इसका नाम रुचि है। मैंने आपको इसीलिए बुलाया था ताकि आप इनके लिए एक गाना लिख सकें। हेलो। राहुल ने सिर हिलाया और उनकी ओर अपना हाथ बढ़ाया। दोनों लड़कियों के गाल लाल हो चुके हैं और वो राहुल से हाथ मिलाती हैं और अभी भी कुछ नहीं बोलते हैं। अब जब हम एक दूसरे को जानते हैं तो चलो एक लंबी कहानी को छोटा बनाते हैं। रितु दोनों लड़कियों को इतना घूर नहीं सकती थी, इसीलिए उसने बस बातचीत को संभाला और बोली, राहुल, इनकी इमेज, नेचर और इनके लिए किस तरह के गाने परफेक्ट हैं? ये यंग लोगों के लिए खुशी और जोश से भरा एक गाना होना चाहिए। राहुल ने उन्हें देखा और एक फैसला लिया। आप दोनों आमतौर पर फेमस या लोकगीत गाते हैं, बोलिए। जी। जैसे ही राहुल की आवाज शांत हुई, रितु ने हंसना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा कि राहुल की नजर तेज है, लेकिन तुमसे गलती करने की उम्मीद नहीं है। तुम्हारा क्या मतलब है? राहुल हैरान था और उसने कहा, क्या मैं गलत हूं? क्या राहुल उन लड़कियों के लिए एक परफेक्ट गाना लिख पाएगा? क्या रितु राहुल को उसकी कीमत अदा कर पाएगी? इस कहानी में क्या होगा आगे जानने के लिए सुनते रहिए सुपरस्टार पापा, सिर्फ पॉकेट एफएम पर। राहुल गलत नहीं है, मिली ने बीच में टोकते हुए कहा। रीना और रुचि आमतौर पर लोकगीत ही गाते हैं, लेकिन वो शायद कभी कभी पॉप सॉन्ग भी गाते हैं। इसके अलावा उन्हें रॉक एंड रोल बहुत पसंद है। अच्छा? राहुल ने हैरानी से कहा, तुम दोनों रॉक एंड रोल गाते हो? इस समय रीना ने अपना सिर उठाया और कहा, हाँ, हम दोनों को रॉक एंड रोल बहुत पसंद है। हम आपके गाए दोनों गाने गा सकते हैं। हाँ, मुझे भी ये 2 गाने बहुत पसंद हैं।
जब गाने का जिक्र हुआ तो रुचि भी एक्साइटेड हो गई। ये अच्छी बात है कि साउंड की क्वालिटी बेहतरीन है। हम सिर्फ वीडियो के साथ गाना सुनते हैं। राहुल को अभी भी विश्वास नहीं हो रहा था। उसने अपना सिर हिलाया और कहा, मैं तुम दोनों लड़कियों को, जो कि इतनी शांत हैं, उनके रॉक एंड रोल गाने की उम्मीद भी नहीं कर सकता हूँ। फिर तो हम तुम्हारे लिए गाना गाते हैं। रितु ने ताली बजाई। रीना, गाना गाओ। 1 मिनट रुको, तुम दोनों ने यही कहा ना कि तुम मेरा गाना गा सकते हो? राहुल ने अपनी जेब से अपना मोबाइल फोन निकाला और सीधे कंप्यूटर के पास चला गया। अच्छा, दोनों लड़कियां ना तो शैतान थीं और ना ही सीधा जवाब देती थीं। म्यूजिक बजने लगा और गिटार की धीमी आवाज बाद में राहुल के यूज किए गए वायलिन के मुकाबले में कहीं अधिक चौंकाने वाली थी। रीना और रुचि गाना शुरू करती हैं। रिहर्सल रूम में केवल म्यूजिक और 2 लड़कियों की आवाजें चल रही हैं। रितु और मिली, उनमें से कोई भी कुछ नहीं बोला। वो बस चुपचाप सुन रहे थे। 2 लड़कियों ने जब गाने का एक स्टैंजा गाया तो उसके बाद राहुल ने अपनी भौएं उठाई। दोनों लड़कियों के सिंगिंग स्किल्स और लिरिक्स के डिटेल्स बहुत बेहतरीन हैं। उन्हें अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करनी चाहिए थी। उनकी तो वॉइस लाइन भी बहुत अच्छी है। रीना की आवाज ज्यादा क्लियर है। ये दिल से निकले किसी सच्चे जज्बात की तरह है। रुचि की आवाज एक वाइड रेंज की आवाज है जो साफ और मर्मज्ञ है। दोनों लड़कियों की आवाज काफी हद तक एक जैसी है और ये सभी उम्र के लोगों के लिए परफेक्ट है। उनकी आवाज में एहसास है। गाना गाकर दोनों लड़कियों के माथे पर पसीना आ गया, पर इस वक्त दोनों को पसीना पोंछने का ख्याल नहीं आया। दोनों राहुल को देख रही थीं, जैसे कि राहुल अब उन्हें उनकी सिंगिंग स्किल्स पर स्कोर देगा। तुम दोनों बहुत अच्छा गाते हो, लेकिन मुझे अभी भी नहीं लगता कि तुम दोनों रॉक एंड रोल गाने के लिए परफेक्ट हो। तुम दोनों चिंता मत करो, पहले मुझे ये खत्म करने दो। दोनों लड़कियों के चेहरे पर उत्सुकता देखकर राहुल ने आगे कहा, तुम दोनों की आवाज एक जैसी है, काफी वाइड रेंज और ट्रांसपेरेंट है। ज्यादातर रॉक एंड रोल की आवाज ऐसी नहीं होती है। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि तुम्हारी आवाज रॉक एंड रोल नहीं गा सकती है, लेकिन इस आवाज से बहुत सारी ऑडियंस नहीं मिलेगी। दोनों लड़कियां हैरानी से राहुल को देखती रहीं। राहुल ने उन्हें डिटेल में समझाया। एग्जाम्पल के लिए, इस दुनिया में विवेक नाम के एक टॉप सिंगर हैं। वो रॉक एंड रोल गाते थे, लेकिन बाद में उनके गले का ऑपरेशन हुआ और उनकी आवाज थोड़ी ठंडी हो गई। फिर से वापसी के बाद उन्होंने फिर से रॉक एंड रोल गाने पर जोर दिया, लेकिन पहले की तुलना में ऑडियंस के नंबर कम हो गए। वो कुछ नहीं कर सकते थे। वो केवल एक पॉप सिंगर की तरह अब आगे बढ़ सकते हैं। उन्हें अब फेमस होने की भी कोई उम्मीद नहीं थी। उन्होंने न केवल टॉप सिंगर्स की भीड़ में कदम रखा, बल्कि जब वो रॉक एंड रोल गाया करते थे उस वक्त से भी ज्यादा अब फेमस हो गए हैं। इस बार दोनों लड़कियां कुछ नहीं बोली। केवल पैर ही जानता है कि जूते फिट हैं या नहीं। राहुल ने लोहा गर्म होने पर प्रहार किया। तुम दोनों पॉप गाने में आगे जा सकते हो, लेकिन रॉक एंड रोल, इसे तो बस एक सपना ही समझो। लेकिन पूरा एल्बम डिसाइड हो गया है। 5 लोग गानों के अलावा 3 रॉक सॉन्ग हैं। रितु ने भौएं चढ़ाई। तुम भले ही उन्हें स्टाइल बदलने के लिए कह सकते हो, पर अब इसे बदला नहीं जा सकता। क्या तुमने अभी तक ये रिकॉर्ड नहीं किया है? राहुल ने अपना सिर हिलाया। ठीक है, मेन गाने के अलावा मैं 2 गाने और लिखूंगा, ठीक है? राहुल, 3 गाने? क्या तुम बहुत मेहरबान नहीं हो रहे हो? मिली एक तरफ खड़े होकर एक पल के लिए हैरान रह गई और उसने राहुल को अपनी ओर खींच लिया। इसके अलावा सभी 3 गाने रुचि और रीना के क्रिएटर को इंडिकेट करेंगे। अगर ये 2 गाने, मिली की बात अभी पूरी नहीं हुई थी, लेकिन राहुल भी समझ गया था कि वो क्या कहना चाहती है। कुछ नहीं, राहुल ने एक मुस्कान दिखाई। रितु के बारे में क्या ख्याल है? तुम 2 गाने नहीं लिखोगे, है ना? रितु ने चेतावनी दी। राहुल की आंखों में कॉन्फिडेंस था और उसने हंसते हुए कहा, ठीक है, मैं हमारी स्ट्रेंथ साबित करने के लिए सबसे पहले मेन गाना गाऊंगा। ये कैसा रहेगा? आखिर तुमने मेन गाना बना लिया है? ये सुनकर मिली भी हैरान है, क्योंकि ये थोड़ा अजीब है। दोनों लड़कियां भी एक्साइटेड हो गई हैं। आखिर ये गाना उन्हीं का है। ये असल टेक्नोलॉजी दिखाने का समय आ गया है। राहुल हंसा और उसने पास का एक इंस्ट्रूमेंट शेल्फ देखा। उसने उसमें से गिटार उठाया, उसके वॉइस को एडजस्ट किया और फिर गाना बजाना शुरू किया। गाना खत्म हुआ। हालांकि इस गाने के बोल अभी बहुत कम हैं, लेकिन ये बहुत ही बेहतर हैं। कुछ सिंपल धुन के साथ रिहर्सल रूम 3 में हर कोई हैरान रह जाता है। हर किसी के रोंगटे खड़े हो जाते हैं और गाने को सुनकर सबके दिमाग में एक सीन आता है। राहुल धीमी आवाज में गाता है और अपने आसपास के माहौल पर ध्यान नहीं देता है। वो बस इस गाने को पूरी तरह से एक्सप्लेन करना चाहता है। हाँ, राहुल यहाँ अब गा रहा है।
ये गीत राहुल के पिछले जन्म में रिलीज किया गया था। ये गाना NTV में एक पॉपुलर गाना था जिसे कभी हटाया नहीं जा सकता था। जब यहाँ ये गाना गाया जाता है तो रीना और रुचि एक दूसरे को देखते हैं और अचानक एक साथ हाथ मिलाते हैं। उन्हें लगा कि गाने के बोल स्पेशली उनके लिए लिखे गए हैं। 2 महीने पहले रुचि का प्रेम संबंध समाप्त होने के बाद वो कुछ समय के लिए रीना के घर पर रही थी। रीना ने उसे दिलासा दी, उसे मनाया और उसके इमोशनल ट्रॉमा में और मुश्किल दिनों में उसका साथ दिया। रुचि ने भी ये महसूस किया कि अगर वो उस समय रीना के साथ नहीं होती तो वो अब तक जिंदा नहीं रह पाती। उस समय उसने महसूस किया कि किसी से मिलने से सच में जिंदगी बदल सकती है, लेकिन वो आदमी जरूरी नहीं है कि आपका प्रेमी ही हो, बल्कि एक अच्छा दोस्त या सबसे अच्छा दोस्त और बहन भी हो सकती है। गाना अब भी जारी है और रिहर्सल रूम की सभी औरतें इमोशनल हो चुकी हैं। इन 2 गानों में ऋतु और मिली, रीना और रुचि सबके लिए मिलते जुलते एहसास हैं। इन सालों में उनके अच्छे दोस्त नहीं रहे हैं, उनके अच्छे फ्रेंड या बेस्ट फ्रेंड मुश्किल की घड़ी में या तो ताने मारते हैं या बस उन्हें छोड़ देते हैं। मिली के लिए जो हमेशा उसके साथ रहती है, चुपचाप उसकी हेल्प करती है, वो ऋतु और रोहिणी हैं। और रीना के लिए ये उसके बगल में खड़ी रुचि है। रीना और रुचि मेन गीत की अंतिम लाइन से पिघल जाती हैं। दोनों के बीच के गहरे रिश्ते को सिर्फ वही समझ सकते हैं। उन दोनों में एक गर्मियों की तरह गर्म और जिंदा दिल है तो दूसरी शरद की तरह शांत और कोमल है। 2 लड़कियों के रूप में दिखाया गया मौसम एक दूसरे के कितना करीब है। गर्मी से लेकर शरद ऋतु तक कोई फर्क नहीं पड़ता है। उनके बीच का रिश्ता कितना करीब है। उनके बीच ये एक साझेदारी है कि भले ही वो अपने लवर को छोड़ दें, लेकिन वो अपने एकमात्र सबसे अच्छे दोस्त को नहीं छोड़ सकते। जब प्रेमी चले जाते हैं तो आपको केवल सबसे अच्छे दोस्त ही उस वक्त संभाल सकते हैं, लेकिन जब सबसे अच्छे दोस्त चले जाते हैं तो वो अकेलापन कोई और दूर नहीं कर सकता है। बोल शुरू होता है। राहुल अभी भी गा रहा है। ऋतु और मिली एक दूसरे का हाथ कसकर पकड़ते हैं और उनकी आंखें थोड़ी लाल हो चुकी हैं। वो एक दूसरे के अतीत के बारे में सोचते हैं, उनके बीच की छोटी छोटी बातें, सब कुछ। रीना और रुचि का क्या? उन दोनों लड़कियों ने गाने की धुन के साथ गाना शुरू किया और उनका शरीर म्यूजिक के साथ बहने लगा। राहुल का गाना खत्म होता है। वो अपना गिटार नीचे रखता है और ऊपर सबको देखता है। ऋतु और मिली गाने की गहराई में डूब चुके हैं। रीना और रुचि अभी भी गुनगुना रही हैं। वो ये ध्यान भी नहीं दे रही हैं कि गाना खत्म हो गया है। सब राहुल के गाने में ऐसे डूब गए हैं कि जैसे वो इस वक्त यहाँ पर मौजूद ही नहीं है। राहुल ने सबको घूर कर देखा, पर कोई उसे कुछ नहीं कह रहा था। एक लंबे सन्नाटे के बाद राहुल ने सबको होश में लाने की कोशिश की। ओह ओह, राहुल ने 2 बार खांसा और रिहर्सल रूम में सभी लोगों का ध्यान खींचा। खत्म हो गया। तुम्हारा गाना, चाहे वो लिखा गया हो या गाया गया हो, दोनों ही बहुत बेहतरीन हैं। तुम बेमिसाल हो राहुल, मैं तुम्हारे गाने की कायल हो चुकी हूँ। ऋतु सबसे पहले होश में आई। 10 साल से अधिक समय से एंटरटेनमेंट फील्ड में रही इस औरत ने शायद ही कभी आंसू बहाए हों। उसका चेहरा काफी सुंदर है, पर दर्द से भरा हुआ है। राहुल के गाने ने उसे अंदर तक झकझोर दिया है। मिली भी चुपके से अपने आंसू पोंछ रही है। वो राहुल को घूरती है और कहती है, तुम्हारा ये गाना मेरे सबसे अच्छे दोस्त से इतना कैसे मिल सकता है? मुझे लगता है कि भले ही मुझे लवर ना मिले या मेरी लाइफ में शादी ना हो, पर जब तक मेरे पास एक सबसे अच्छी दोस्त है, मैं एक अच्छी जिंदगी जी सकती हूँ। राहुल मुस्कुराकर सबको देख रहा था। ये गाना बहुत सुंदर है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि कोई गाना इतना अच्छा हो सकता है। रीना और रुचि भी नॉर्मल हो गए। इतने सालों तक गाना सुनने के बाद उन्हें ऐसा कभी महसूस नहीं हुआ था, लेकिन ये गाना जो केवल गिटार के साथ है, इसी ने उन्हें इमोशनल कर दिया है। राहुल ने दोनों लड़कियों को देखा और पूछा, इसके बारे में क्या ख्याल है? मैंने ये गाना सिर्फ और सिर्फ तुम दोनों के लिए बनाया है। तुम्हें क्या लगता है, क्या ये ठीक है? ये बुरा नहीं है, और ना केवल ठीक है, ये बहुत अच्छा है। ऋतु और मिली ने अपनी आंखें घुमाई। ये आदमी बहुत परेशान कर रहा है। क्या ये गाना सच में हमारे लिए बनाया गया है? रुचि में कुछ बचकाना नेचर है, लेकिन वो अभी भी इस पर विश्वास नहीं कर पा रही है। और ये गाना वाकई बहुत ही शानदार है। ये ऐसा ही है जैसे ये उनके लिए ही बनाया। एक गर्मी
और एक शरद ऋतु। ये सिर्फ उनके बारे में नहीं है, क्योंकि मैं इस गाने को सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए लेकर आया हूं। राहुल ने सिर हिलाया। बस उम्मीद है कि तुम अच्छा गा सकती हो। इस गाने को बर्बाद मत करना। इतना अच्छा गाना बर्बाद नहीं किया जा सकता है। ऋतु ने सीधे तौर पर फैसला किया। इसे आप टाइटल सॉन्ग की तरह ही लें। थैंक यू सो मच ऋतु। रीना और रुचि अपने चेहरे की चमक मुश्किल से छिपा सकती हैं और ऋतु को थैंक्स कहती हैं। तुम दोनों लड़कियां, तुम मुझे थैंक्स क्यों बोल रही हो? ऋतु ने एक आंख घुमाई। तुम दोनों को राहुल को शुक्रिया अदा करना चाहिए। मत भूलो, 2 और गाने हैं और तुम्हें उन पर भरोसा करना होगा। ऋतु की बातों का मतलब समझें तो ये तय हो गया है कि ये दोनों लड़कियां राहुल के पॉप और लोक गानों को फॉलो करेंगी और जिंदगी भर उसका साथ देंगी। थैंक्स मिस्टर राहुल, हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे। राहुल को देखकर दोनों लड़कियों की आंखें चमक रही हैं। वैसे मुझे तुम लोगों का थैंक्स नहीं चाहिए। अगर तुम दोनों ने इसे अच्छे से गाया तो वही मेरे लिए सबसे खुशी की बात होगी। राहुल ने अपना हाथ हिलाया और कहा, बाकी 2 गाने जब मैं लिख लूंगा तो ऋतु को मेल कर दूंगा। तुम दोनों वो गाने ऋतु से ही ले लेना। ऋतु ने भी अपनी आंखें खोली। वो राहुल को बस देखती रही। राहुल ने इतना अच्छा गाना बनाया कि मुझे और क्या चिंता होगी। ऋतु ने अपना हाथ हिलाया। उसने राहुल को देखा और कहा, तुम्हारे मैनेजर ने कहा है कि इस बार मुझे तुमसे पैसों के बारे में बात कर लेनी चाहिए, तो तुम एक कीमत बता सकते हो। तुम खुद भी डिसाइड कर सकती हो। राहुल ने उदासीनता से कहा। मिस्टर पलाश और ऋतु के बीच पेचीदा रिश्ता है। ऋतु पलाश से राहुल के गाने की कीमत तय नहीं करेगी। क्या रीना और रुचि राहुल की उम्मीद पर खरी उतर पाएंगी? क्या वो वैसे गा पाएंगी जैसे राहुल चाहता है? क्या ऋतु राहुल के गाने की सही कीमत दे पाएगी? इस कहानी में क्या होगा आगे, जानने के लिए सुनते रहिए सुपरस्टार पापा, सिर्फ पॉकेट एफएम पर। अगर अभी मिस्टर पलाश इस गाने की कीमत डिसाइड करते तो वो बहुत भारी कीमत लेते। गाना लिखने की कीमत 1 करोड़ रुपए और गाने की बिक्री का 30% हिस्सा या उससे भी ज्यादा। राहुल, बेहतर होगा कि तुम ही मुझे अपनी कीमत बताओ, ऋतु ने कहा। राहुल फंसा हुआ महसूस कर रहा था और चुपचाप खड़ा हुआ था। ठीक है, मैं तुम्हें परेशान नहीं करूंगी। मैं ही तुम्हें इस गाने की कीमत बता देती हूँ। एक गाने के हिसाब से 3 लाख गाना लिखने की कीमत, साथ ही गाने की बिक्री का 15% हिस्सा, ऋतु ने कहा। कीमत बहुत सही है। यहाँ तक कि टॉप म्यूजिक क्रिएटर्स को भी गाने की बिक्री का केवल 10% ही मिलता है। ऋतु उसे 15% दे रही है, जो कि बहुत ज्यादा है। 15%? मिली दंग रह गई और उसने कहा, ऋतु, क्या ये बहुत ज्यादा नहीं है? तुम उसे 5% क्यों नहीं देती? राहुल ने आंखें मूंद ली और मिली से कहा, क्या तुम उसकी मां हो? लोगों के लिए नीचे से ऊपर की ओर आगे बढ़ना अच्छी बात है। अगर वो ऊपर से नीचे की ओर आते हैं तो क्या ये अच्छी बात होगी? मिली ने थोड़ी सांस ली और उसका चेहरा थोड़ा गुस्से से भरा हुआ था। राहुल का चेहरा भी थोड़ा लाल था। ऐसा लग रहा था कि इस मुद्दे पर चर्चा करने में कुछ गड़बड़ है। रीना और रुचि को भी लगता है कि कुछ गलत है। ऐसा लगता है कि मिली और राहुल के बीच थोड़ी प्रॉब्लम है। अरे मिली दीदी, तुम। रुचि अपने दिमाग को शांत नहीं रख सकी और उसने सीधे पूछा, क्या आपको राहुल से कोई प्रॉब्लम है? तुम सबकी चिंता मत करो। रीना ने रुचि को चुप करवाया और उसको खींच लिया। ठीक है ऋतु, तुम 5% नहीं देना चाहती हो और मिली 15% नहीं चाहती है, तो क्या हम बीच में कुछ तय कर सकते हैं? जैसे 10% कैसा रहेगा? रुचि फिर से बोल पड़ी और राहुल को घूर रही थी, जो कि कुछ हद तक अजीब था। तुम दोनों सच में। इस बार ऋतु कन्विंस हो गई। ठीक है, मैं वकील को पेपर्स तैयार करने को कहती हूँ। चलो कॉन्ट्रैक्ट्स पर साइन करते हैं ताकि उस समय तुम्हें पछतावा ना हो। ठीक है, अब हम चलते हैं। राहुल ने सबको बाय किया। राहुल ने 2 गाने बनाए। जब दोनों लड़कियों ने प्यार और सपनों पर बने इन गानों को देखा तो वो खुशी से लगभग पागल हो गईं। उन्हें अब तक यकीन ही नहीं हो रहा है कि रॉक एंड रोल को चुनना एक गलती हो सकती है। मिली को घर भेजकर राहुल और पलाश मीटिंग के लिए होटल चले गए। होटल के रूम नंबर 3 में मिस मिनाली और बाकी आदमी आ चुके हैं। होटल के एक रिसेप्शनिस्ट ने राहुल से कहा, 3 आदमी? राहुल और मिस्टर पलाश ने एक पल के लिए कहा, गुलशन और रजत कपूर के अलावा और कौन है? मिस्टर पलाश ने अपना सिर हिलाया और कहा कि ये पता नहीं है। चलिए सर, मैं आप लोगों को छोड़ देती हूँ, होटल के स्टाफ की एक महिला ने कहा। अंदर जाने से पहले कमरे के बाहर अंदर से हंसी की आवाज सुनाई दी।
महिला ने दरवाजे पर दस्तक दी। प्लीज कम इन। कमरे से गुलशन की आवाज आई। मिस मिनाली, आपके मेहमान यहाँ आ चुके हैं। वो अपने पीछे राहुल और मिस्टर पलाश को वहां छोड़ देती है। अगर आपको कुछ चाहिए तो बस हमें कॉल करें। इन शब्दों के साथ वो वापस चली गई। कमरे में मिनाली, गुलशन कुमार, महेश कुमार, रजत कपूर और रमन प्रसन्ना थे। मिस्टर पलाश, राहुल और पलाश ने कमरे में एक एक करके लोगों को नमस्ते कहा। जब उन्होंने रमन प्रसन्ना को देखा तो वो दंग रह गए। राहुल, क्या तुम्हें मैं याद हूं? रमन प्रसन्ना खुशी से अपनी सीट से खड़े हो गए। मिस्टर पलाश, लंबे समय से नहीं मिले यार। मिस्टर पलाश और राहुल ने अपने कदम तेजी से आगे बढ़ाए। आप यहाँ कैसे? ओल्ड म्यूजिक स्कूल के फाउंडर के रूप में रमन प्रसन्ना न केवल एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में बल्कि पूरे भारत में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। मैं क्यों नहीं आ सकता? क्या मैं इतना बूढ़ा हो गया हूं कि तुम नौजवानों के साथ बैठ ना सकूं? रमन प्रसन्ना के चेहरे पर हमेशा मुस्कान रहती थी। रमन प्रसन्ना के शब्दों ने कमरे में सभी को हंसने पर मजबूर कर दिया। कोई हैरानी नहीं है कि ग्रुप के लोग उसे हैप्पी ओल्ड मैन कहते हैं। वो सच में पुराने जमाने का है। ठीक है, बैठो। शांत होने के बाद रमन प्रसन्ना ने सभी के बैठने की जगह बनाई। राहुल, तुम यहाँ पर आओ और मुझसे बातचीत करो। राहुल केवल 23 साल का है और रमन प्रसन्ना 67 साल के हैं। अच्छा। राहुल मान गया और सीधे बैठ गया। जब वो बैठ गया तो गर्मा गर्म डिश भी एक एक करके परोसे गए। रजत कपूर ने टेबल के नीचे से एक छोटा जार निकाला। क्या आप पीना चाहते हैं या नहीं? इसे मेरे पास लाओ। गुलशन ने गुस्से में शराब का जार पकड़ लिया और ढक्कन खोल दिया। फिर उसने खुद पी ली और सभी के लिए शराब ग्लास में डाल दी। राहुल ने मुस्कुराते हुए रमन प्रसन्ना से कहा, पिछली बार मैंने 20 साल पुरानी शराब टेस्ट की थी। ऐसा लगता है कि वो मेरी जिंदगी की सबसे अच्छी शराब थी। रमन प्रसन्ना एक पल के लिए हैरान रह गया और फिर उन्होंने जवाब दिया, क्या हुआ महेश कुमार? ठीक है, मैं खाने पर कई बार आपके घर गया हूं, लेकिन आपने तो मुझे कभी ये नहीं पिलाई। मैंने उम्मीद नहीं की थी कि आप लोगों ने चुपके से शराब पी ली होगी। राहुल ने याद किया कि उस दिन महेश कुमार ने उससे कहा था कि वो लंबे समय से रमन प्रसन्ना के यहाँ जाकर उनकी पुरानी और अच्छी शराब पीने के बारे में सोच रहे थे। राहुल ने अपने दिल में महेश कुमार के लिए कुछ सेकंड का मौन रखा और फिर टॉपिक बदलना शुरू किया। आज के इनविटेशन के लिए मैं आपको थैंक्स कहना चाहता हूँ। मैं आप सबके साथ बैठने का मौका ढूंढ रहा था। आखिरकार आज मुझे एक मौका मिल गया। मिनाली मुस्कुराती है और शराब का गिलास उठाती है। राहुल, आप सबकी इज्जत करते हैं। हम सब भी आपके लिए बहुत खुश हैं। इन शब्दों के साथ मिनाली ने अपना गिलास लिया और उसे पी लिया। मिस्टर रमन एक अच्छे खासे शराब पीने वाले आदमी हैं। राहुल ने तारीफ की। तुम दोनों छोटे लड़के, क्या तुम धीरे धीरे नहीं पी सकते? रमन प्रसन्ना नौजवान लड़कों को जल्दी जल्दी शराब पीते देखकर थोड़ा परेशान थे। अच्छी शराब को धीरे धीरे चखने की जरूरत है। ये अभी भी जल्दी है। चलो धीरे धीरे पीते हैं। रमन वो हैं जिसे शराब बहुत पसंद है। हाँ चलो धीरे धीरे पीते हैं। रजत कपूर ने भी सिर हिलाया। स्पीड से शराब का ये जार पीने के लिए काफी नहीं है। राहुल और मिनाली की शुरुआत के साथ डाइनिंग टेबल पर माहौल भी खुल चुका है। गुलशन ने राहुल को देखा और कहा, राहुल सर, इस सर्कल में सभी मुझसे बड़े हैं, इसीलिए मुझे मेरे नाम से बुलाइए। इतनी इज्जत मत दीजिए। राहुल ने गुलशन को बीच में ही टोका। या आपको लगता है कि आप में से कुछ लोग मुझे नीचा देखते हैं और मेरा नाम लेने से कतराते हैं? ठीक है, तो हम नाटक नहीं करेंगे। गुलशन ने रजत कपूर और मिनाली को देखा और कहा, राहुल, मैं सच में इस बार तुम्हें बधाई देना चाहता हूं। तुम्हें मालूम है क्या, आज शाम 7 बजे तक तुम्हारे गानों के डाउनलोड्स की संख्या 35 मिलियन से ज्यादा हो गई है और मुझे विश्वास है कि तुम्हारी ये उपलब्धि जल्द ही भारत के सारे रिकॉर्ड्स को पार कर जाएगी। हाँ राहुल, रजत ने यह भी कहा, तुम जल्दी से अपने गानों को प्लेटफॉर्म पर अपलोड करो और फिर तुम पांडा म्यूजिक के बड़े स्टार होगे। मिस्टर गुलशन और मिस्टर रजत, आप मेरे बारे में बहुत ज्यादा सोचते हैं। ये मेरे लिए बहुत मायने रखता है। राहुल ने एक मुस्कान दी और कहा, मैं अभी एक मुकदमे में हूं। मुझे डर है कि मुकदमा खत्म होने तक उन गानों को अपलोड नहीं किया जा सकता है। वैसे ये मुकदमा किस बारे में है? रमन प्रसन्ना ने अजीब तरह से कहा। हालांकि उसने इंटरनेट पर कुछ कमेंट्स देखे थे, पर रमन ने उन अफवाहों पर भरोसा नहीं किया था। रमन प्रसन्ना राहुल पर भरोसा करता था। ठीक है, राहुल को पता नहीं था कि कहां से शुरू करूं। मुझे इसके बारे में बात करने दो। इस समय मिस्टर पलाश ने बातचीत को संभाला और कहा, पहली बात यह है कि मिस्टर जफर ने राहुल को फंसाया है, ये कहते हुए कि राहुल ने अपनी पत्नी को छोड़ दिया है और अपनी बेटी को हड़प लिया है। ये बकवास है। राहुल को नहीं पता कि जफर कौन है और मैं सोना की मां को जानता भी हूं।
लेकिन ये अभी भी पर्सनल है, प्लीज मैं आपको नहीं बता सकता, इसके लिए आप मुझे माफ करें। और दूसरी बात यह है कि टीवीलॉजी ने राहुल को एल्बम से बाहर कर दिया है और उसकी अभी भी भारी मात्रा में गाने की फीस बकाया है। मिनाली, क्या आपको याद है कि सिंगर के गाने अपलोड करने से पहले पांडा म्यूजिक एक कॉन्ट्रैक्ट पर सिग्नेचर करवाता है। कॉन्ट्रैक्ट गाने को एल्बम से हटाने के लिए 3 शर्तों को दिखाता है। मिनाली ने सिर हिलाया और कहा, नियमों के अनुसार सिंगर के रिक्वेस्ट से पहले प्लेटफॉर्म सिंगर के गानों को बिना परमिशन के एल्बम से नहीं हटा सकता है। बेशक इसमें कुछ स्पेशल कंडीशन शामिल हैं। जब तक ये स्पेशल कंडीशन है तब तक कोई समस्या नहीं होगी। ये सही है, मिस्टर पलाश ने कहा। टीवीलॉजी ने सिंगर की खराब रेपुटेशन के कारण राहुल के गानों के एल्बम को प्लेटफॉर्म से हटा दिया है और पिछले डाउनलोड्स की कीमत का भुगतान भी नहीं किया गया है, जिससे राहुल को गंभीर और आर्थिक नुकसान हुआ है। वो सच में इस मामले में बहुत आगे चले गए हैं। रमन प्रसन्ना ने कठोर आवाज में कहा, हमें समस्या को सुलझाने के लिए कोई मिल जाएगा। इतने सालों से रमन प्रसन्ना खुद को इंडियन म्यूजिक के विकास के लिए डेडिकेट किए हुए हैं। वो राहुल की इमेज को लेकर चिंतित हैं और उसकी हेल्प करना चाहते हैं। इसके अलावा राहुल के पिछले आंकड़ों के अनुसार टीवीलॉजी पर कम से कम 60 लाख से अधिक पैसा बकाया है, जिसमें आर्थिक मामले भी शामिल हैं। अगर राहुल के वकीलों की टीम ने टीवीलॉजी पर धोखाधड़ी के लिए केस चलाया तो टीवीलॉजी आपराधिक रूप से जवाबदेह होगा। सच में राहुल के वकीलों की टीम ने यह किया। रजत कपूर ने धीरे से कहा, मुझे डर है कि मैनेजमेंट को इस खबर आने तक इसके बारे में पता नहीं है। गुलशन ने सर हिलाया और कहा, लेकिन इस बार मिस्टर जफर की किस्मत खराब होने वाली है। कानून की मदद से टीवीलॉजी इस बार हार जाएगा। तुम मुझे बहुत काबिल इंसान की तरह देखते हो। रमन प्रसन्ना ने मुस्कुराते हुए कहा, मिस्टर पलाश, तुम तीसरे केस के बारे में बताओ। तीसरा हिमांशु का है, राहुल कहता है। मिस्टर पलाश ने आगे कहा, हमने इस मामले की जांच के लिए पब्लिक सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम किया है। उन जजों को सच में पीटा गया था, लेकिन वो लोग राहुल के फैंस नहीं थे। वो केवल गुस्से में आई हुई ऑडियंस थी। राहुल ने उन्हें नहीं उकसाया था। उन्हें बस लगा कि जजों ने कंपटीशन के नियम तोड़े तो उन्होंने अपना गुस्सा जाहिर कर दिया। पीटा गया? रमन प्रसन्ना ने भौं उठाई। ओह, वैसे तुम्हें खबर नहीं मिली थी? आज दोपहर ऐसा लगता है कि म्यूजिशियन के ग्रुप पर किसी भी म्यूजिक इवेंट में आने से रोक लगा दी गई है। ये वो लोग नहीं हैं जिन्हें पीटा गया था, है ना? राहुल ने पूछा। रमन प्रसन्ना ने सर हिलाया। ये सच में वो लोग ही हैं जिन्हें पीटा गया था। मुखबिर से मिली इन्फॉर्मेशन के अनुसार वो एक घटना में शामिल थे। मुझे मेन बात समझ में नहीं आई थी। ये 3 चीजें सबके सामने हो गईं। क्या ऑरेंज लाइट मीडिया राहुल को निशाना बना रहा है? मिनाली की भौं पर हल्की सी झुर्रियां आ गईं। नहीं तो ऐसा कोइंसिडेंस होना मुमकिन ही नहीं है ना? न केवल मिनाली ने इस बारे में सोचा, बल्कि बाकी लोगों के मन में भी यही ख्याल आया। असल में मैं वकील को इस बात का ऐलान तब करने देना चाहता था जब कोर्ट का सेशन चल रहा था। अब जब मिनाली ने इसे सामने रखा है तो मैं इसे सीधे तौर पर कहूंगा। मिस्टर पलाश को उम्मीद नहीं थी कि टेली कम्युनिकेशन के जनरल ऑफिस के काम की स्पीड इतनी तेज थी। हाल के दिनों में मेरे लोगों की इन्वेस्टिगेशन के अनुसार, चाहे वो मिस्टर जफर हों, हिमांशु हों या टीवीलॉजी के गाने हों, सभी ऑरेंज लाइट मीडिया के पर्दे के पीछे ही हैं। लेकिन फिलहाल मेरे हाथ में कोई ठोस सबूत नहीं है। कितने बेशर्म हैं ये लोग। मैंने सुना है कि ये हमेशा ऐसी हरकतें ही करते हैं, लेकिन ये बात सच होगी इसकी उम्मीद नहीं थी। इस नजरिए से वो राहुल पर ही नहीं बल्कि मिस्टर पलाश पर निशाना साध रहे हैं। मिस्टर पलाश की बातें सुनकर वहां बैठे सभी लोग गुस्से से चिल्ला उठे। ऐसा लग ही नहीं रहा है कि मिनाली और रमन प्रसन्ना ने मिस्टर पलाश की बातों पर भरोसा किया है। और तो और, जिन घटनाओं का रमन प्रसन्ना ने अभी अभी जिक्र किया था कि म्यूजिशियन शामिल थे, उनका ऑरेंज लाइट मीडिया से कुछ लेना देना तो हो सकता है, जिसने अशोक वर्मा के लिए मिनाली की नफरत को और गहरा कर दिया है। तो अशोक वर्मा का ऐसा करने की पूरी तरह से उम्मीद है। क्या राहुल के मुकदमों का सॉल्यूशन यहाँ पर मिल पाएगा? क्या ये बैठक राहुल के लिए फायदेमंद साबित होगी या फिर उसे यहाँ से भी कुछ हासिल नहीं होगा? इस कहानी में क्या होगा आगे, जानने के लिए सुनते रहिए सुपरस्टार पापा, सिर्फ पॉकेट एफएम पर। अच्छा ठीक है, क्यों ना हम ये सारी बातें ना करें। माहौल को थोड़ा भारी होता देख राहुल ने सभी से कहा। उसने अपना ग्लास उठाया और कहा, हम सब यहाँ डिनर करने के लिए आए हैं, ये सब बुरी बातें नहीं करते हैं, आओ ड्रिंक करें। हाँ, कुछ खुशनुमा बातें करो। हम भी ये सब क्या बातें करने लगे। रमन प्रसन्ना ने भी यही कहा। सब अपना अपना ग्लास उठाओ और ड्रिंक करना शुरू करो, फिर मैं आप सबको कुछ बताना चाहता हूँ। माहौल थोड़ा बदलता है और सब के सब एक साथ एक ही सिप में पूरा ग्लास पी जाते हैं। चलो अब मैं बताता हूँ। रमन उठकर एक टेबल के पास जाते हैं
जहां पर उनका बैग रखा हुआ है। अपने बैग में से वो 5 लाल रंग के लिफाफे निकालते हैं और सामने बैठे 5 लोगों को दे देते हैं। परसों शाम 8 बजे से म्यूजिक एसोसिएशन ने एक चैरिटी पार्टी रखी है लोटस होटल में, और ये जो मैंने अभी आप लोगों के हाथ में दिया है ये उसी का इनविटेशन है। द चैरिटी पार्टी ऑर्गेनाइज्ड बाय द म्यूजिक एसोसिएशन। राहुल ने इनविटेशन अपने हाथ में लिया और उसे देखने लगा। भारतीय म्यूजिक एसोसिएशन म्यूजिशियंस का एक नेशनल और प्रोफेशनल ग्रुप है। इसमें बहुत से मेंबर्स हैं जो कि म्यूजिक इंडस्ट्री से हैं, जैसे कंपोजर्स, सिंगर्स, राइटर्स और परफॉर्मर्स। हाँ, रमन जी ने कहा, हर साल जुलाई और अगस्त के महीने में हमारा ये एसोसिएशन ऐसी ही चैरिटी पार्टी ऑर्गेनाइज करता है। इसका मकसद होता है प्राइमरी स्कूल के गरीब बच्चों की फीस में हेल्प करना और पूरी कंट्री के स्कूल्स में म्यूजिक क्लासरूम्स को डेवलप करवाना। हम तो बहुत बार गए हैं। रजत कपूर ने हाँ में सर हिलाया और कहा, हर साल बहुत से म्यूजिक स्टार्स और मीडिया टाइकून्स इस पार्टी में आते हैं। बहुत से स्ट्रगलर्स भी इस पार्टी में आने की कोशिश करते हैं ताकि वो नामचीन लोगों से मिल सकें। वाह, नाइस। क्या क्या होता है वहां? राहुल ने पूछा। देखो, सबसे पहले तो डांस होता है, बॉल डांस, फिर डिनर और फिर एंड में चैरिटी ऑक्शन। मिनाली ने समझाया। अच्छा, बॉल और डिनर तो समझ में आ रहा है, लेकिन ये ऑक्शन क्या भला है? राहुल उत्साहित होकर पूछता है। क्या ये भी वैसी ही ऑक्शन है जिसमें एंटीक्स या पेंटिंग्स या ज्वेलरीज को नीलाम किया जाता है? इसका जवाब रमन प्रसन्ना जी ने बड़ी ही खुशी के साथ दिया। ऐसा कुछ फिक्स नहीं होता है, क्योंकि इस ऑक्शन में नीलाम करी जाने वाली हर चीज वहां आने वाले गेस्ट देते हैं। जैसे मैं इस बार अपना वो सूट ऑक्शन में दे रहा हूँ जो मैंने पहली बार स्टेज पर परफॉर्म करते हुए पहना था। वैसे इसकी शुरुआत तो हर साधारण चैरिटी जैसी हुई थी, लेकिन धीरे धीरे ऑक्शन में ज्यादा से ज्यादा लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए इसकी पब्लिसिटी करना शुरू कर दी। फिर तो ये सब इतना बड़ा हो गया कि हर साल इस बात की बात होने लगी कि किस स्टार ने कितनी बड़ी चीज ऑक्शन के लिए दी है। स्टार्स भी अपना रुतबा दिखाने के लिए ज्यादा से ज्यादा और बड़ी से बड़ी चीजें डोनेट करने लगे हैं। ज्यादा पैसा और ज्यादा लोगों के आने की वजह से म्यूजिक एसोसिएशन ने ये सब होने भी दिया है, और आज ये पार्टी म्यूजिक इंडस्ट्री की सबसे हैपनिंग पार्टीज में से एक बन गई है। वाह, अच्छा है, वेरी इंटरेस्टिंग। तो क्या मैं भी कुछ सामान ऑक्शन में दे सकता हूँ? राहुल ने सबसे पूछा। जैसा तुम चाहो, रमन प्रसन्ना ने कहा। मुझे तो लगता है कि तुम्हें ये करना चाहिए, क्योंकि इसी बहाने बहुत सारे लोगों से तुम्हारा मिलना हो जाएगा, बात करना हो जाएगा। तुम्हें जरूर करना चाहिए। भूल जाओ, पलाश ने एकदम निराशाजनक बात कह दी। तुमने आज तक एक एल्बम भी रिलीज नहीं किया है और ना ही तुमने आज तक कोई अवार्ड भी जीता है। अभी तक तुमने ऐसा कुछ खास बनाया ही नहीं है, तो तुम नीलाम करोगे भी तो क्या? अरे, किसने कहा कि मेरे पास कुछ नहीं है? मैं गाने बेचता हूँ, तो मैं गाना ही नीलाम कर दूंगा। राहुल ने पूछा। क्या मैं गाना ऑक्शन में दे सकता हूँ? मुझे तो लगता है कि आइडिया सही है, रजत कपूर ने जवाब दिया। बहुत से ऐसे लोग होंगे जो तुम्हारे गाने पर बोली लगाना चाहेंगे। ठीक है फिर, राहुल ने पलाश के कुछ बोलने से पहले ही बोल दिया। मुझे भी उम्मीद है कि मेरे गाने आसानी से नीलाम हो जाएंगे। ओ हेलो, तुम्हें नहीं लगता कि कोई भी फैसला लेने से पहले तुम्हें अपने मैनेजर से पूछना चाहिए था? पलाश आखिरकार बोल ही दिया। अरे मेरे भाई, राहुल उसके पास गया और उसके कंधे पर हाथ रखकर उसे कंफर्टेबल करता है और बोला, भाई एक गाना ही तो है, और वैसे भी उसका पैसा किसी अच्छे कॉज के लिए ही जाएगा, करने देना, बस एक गाना ही तो है। चलो चलो, इसी बात पर चीयर्स करते हैं। पलाश मुस्कुराने लगता है। सब अपना अपना ग्लास वापस भरते हैं और चीयर्स करते हैं। इन लोगों का डिनर लगभग 3 घंटे और चला। फिर सब ने एक दूसरे को अलविदा कहा और वहां से निकल गए। अगले दिन सुबह राहुल ने मिली को चैरिटी पार्टी में जाने के बारे में बताया। तभी मिली ने भी अपने बैग में से उसी पार्टी का इनवाइट निकाला। उसका इनवाइट देखकर राहुल चौंक गया। अरे, तुम्हारे पास ही इनविटेशन कैसे आया? तुम तो म्यूजिक इंडस्ट्री से भी नहीं हो, तो फिर तुम्हें ये इनवाइट कैसे मिला? ये इनवाइट रितु का है। वो जाना नहीं चाह रही थी तो उसने ये मुझे दे दिया। वैसे मैंने भी नहीं जाने का सोचा था, मिली ने उसे कहा, लेकिन क्योंकि अब तुम जा रहे हो तो मैं भी तुम्हारे साथ जा सकती हूँ। हाँ सही है, चलो तुम भी, राहुल ने कहा। मैं तो सोना को भी साथ ले जाने का सोच रहा हूँ, उसके साथ ही परफॉर्म करूंगा। पापा, क्या आप मुझे आपके साथ परफॉर्म करने के लिए ले जाओगे? सोना, जो कि अंदर के कमरे में थी, वो अपने हाथ में भुट्टा पकड़कर बाहर आते आते पूछती है। हाँ मेरी रानी, पापा आपको लेकर जाएंगे और आपको एक नया गाना सिखाएंगे, ओके? राहुल ने उसके गालों को छूकर कहा। नया गाना? पापा अब तो लेट हो गया है, आपको पहले ही सिखा देना था। सोना ने क्यूट अंदाज में चिंतित होते हुए कहा। अरे नहीं बेटा, मैं आपको जानता हूँ, आप तो फास्ट लर्नर हो, आप जल्दी सीख जाओगे, राहुल ने जवाब दिया। फिर उसके बाद पापा आपको कल नई ड्रेस दिलवाएंगे और फिर आप नए कपड़ों में अच्छे से तैयार होकर पापा और मम्मा के साथ पार्टी में चलोगे।
सुनो, तुम्हारे पास भी तो कोई फॉर्मल सूट नहीं है ना? मिली ने राहुल से सवाल किया। फिर तुम कल का छोड़ो, हम आज और अभी सबसे पहले शॉपिंग पर जाएंगे। हम तीनों और सबके लिए कपड़े लाएंगे। गाना तुम वहां से आकर तैयार कर लेना। मुंबई में उन्होंने कुछ कपड़े खरीदे तो थे, पर वो मिली और सोना के लिए ज्यादा थे। उन्होंने राहुल के लिए कुछ खास कपड़ों की शॉपिंग नहीं की थी और सूट की तो बिल्कुल नहीं, लेकिन हाँ, कुछ कैजुअल कपड़े जरूर खरीदे थे। पर ऐसी चैरिटी पार्टी में कैजुअल कपड़े पहनकर जाना उसे शोभा नहीं देगा। ठीक है, राहुल ने हाँ में सर हिलाया। पहले ब्रेकफास्ट कर लो, फिर चलते हैं। ब्रेकफास्ट करके तीनों तैयार हो गए और फिर सीधे एसकेपी मॉल चले गए। एसकेपी मॉल वहां के सबसे बड़े मॉल्स में से एक था, जहां अच्छे और बड़े बड़े ब्रांड्स थे। एक तरह से कहा जा सकता है कि ये सबसे महंगे ब्रांड्स हैं। सामान्य लोग तो वहां जाते भी नहीं थे। पार्किंग में गाड़ी खड़ी करने के बाद राहुल और सोना ने मिली को फॉलो किया। तीनों मॉल में पहुंचे और फिर उन्होंने क्रेजी शॉपिंग की। मिली के कारण जो इनकी शॉपिंग सुबह 11 बजे से शुरू हुई थी, वो दोपहर तक चलती रही और उनके पास इतना ज्यादा सामान हो गया था कि राहुल की बड़ी गाड़ी की पूरी डिक्की भर चुकी थी। इनमें सबसे ज्यादा शॉपिंग तो सोना की हुई थी। राहुल और मिली ने ज्यादा कुछ नहीं लिया था। उन्होंने बस अपने लिए एक जोड़ी कपड़े और एक जोड़ी जूते लिए थे। इतनी देर से शॉपिंग करने की वजह से मजबूत राहुल भी थक चुका था। उसने मिली और सोना को देखा। वो दोनों अभी भी पूरे उत्साह के साथ शॉपिंग कर रहे थे। शॉपिंग खत्म करके वो सब एक रेस्टोरेंट में गए और वहां उन्होंने जी भर के खाना खाया। घर वापस आने के बाद राहुल ने सोना के साथ में गाने की प्रैक्टिस शुरू कर दी। दोनों बाप बेटी मिलकर गाना तैयार करने लगे। अगले दिन शाम 6 बजे। राहुल, मैं कैसी दिख रही हूँ? मिली पार्टी के लिए तैयार हो चुकी थी। उसने एक अच्छा और सुंदर इवनिंग गाउन पहना हुआ था, जो कि एक ऑफ शोल्डर गाउन था। वो सीधे बाहर लिविंग रूम में गई। वहां सोफे पर सोना और राहुल बैठे हुए थे। उसने उनसे पूछा, मम्मा, आप सुंदर दिख रहे हो इस ड्रेस में। सोना ने एक वाइट कलर की फ्रॉक पहनी है, जो कि एक प्रिंसेस की तरह है। साथ ही उसने एक तितली वाला हेयर बैंड भी लगा रखा है, जिसकी वजह से वो बिल्कुल एक राजकुमारी दिख रही है। वैसे तो सब अच्छा है, लेकिन क्या तुम्हें नहीं लगता कि शोल्डर से कुछ ज्यादा ही ऑफ है? राहुल ने एकदम टिपिकल मर्दों वाली बात कही। मेरा मतलब है कि जो इसे ढकना चाहिए था, ये वो दिखा रहा है। मिली तो मिली, सोना भी उसे एकटक घूर कर देखने लगी थी। मेरा मतलब है कि बहुत ही ज्यादा डीप नहीं है आगे से, डीप नेक। सुनो, तुम्हारी आंखें संभालो। ये वहां क्यों जा रही हैं डीप में? मिली ने गुस्से में आंखें दिखाते हुए कहा। अरे, मेरी नहीं जा रही हैं। राहुल चुप नहीं हो रहा था, पर लोगों की जाने से रुकेंगी नहीं, इसीलिए बोल रहा हूं मैं। पापा, मम्मा हैं इतनी सुंदर तो उन्हें तो हर कोई देखेगा ही, और लोग अगर उन्हें गलत नजरों से देखेंगे तो आप उन लोगों को डांटना। लेकिन मम्मा को ड्रेस बदलने के लिए क्यों बोल रहे हो? इतनी छोटी सी बच्ची की बोली गई ये बात सुनकर राहुल हैरान था। बड़ी होकर मैं भी ऐसी ड्रेस पहनूंगी। ये सब सुनकर राहुल एकदम चुप हो गया और धीरे से बोला, हे भगवान, क्या आजकल की बच्चियां पैदा होते ही फेमिनिस्ट हो जाती हैं क्या? मिली और सोना ने राहुल को एक साथ गुस्से से देखा। अरे नहीं, कुछ नहीं, राहुल ने हिचकिचाते हुए कहा। चलें? लोटस होटल पुणे शहर के एकदम बीचों बीच बना हुआ था। ये होटल पुणे के बड़े होटल्स में से एक था। इसमें बहुत बड़े बड़े 2 से 3 बैंकेट हॉल्स थे, रूम्स भी बहुत थे और बाकी सारी सुविधाएं भी थी, जैसे जिम, स्विमिंग पूल वगैरह वगैरह। अपनी गाड़ी वैले पार्किंग के लिए देकर राहुल, सोना, मिली, पलाश और रोहिणी होटल के अंदर गए। पहली मंजिल के हॉल के बाहर बहुत से जर्नलिस्ट तैयार खड़े थे। आखिरकार आज यहाँ पर सेलिब्रिटीज का मजमा लगने वाला था, फिर भले ही वो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से हों या म्यूजिक इंडस्ट्री से। इसलिए एक ही जगह जमा सेलिब्रिटीज की बाइट्स लेने से कोई जर्नलिस्ट कैसे ही चूक सकता था। फिर जैसे ही राहुल और वो पांचों हॉल के दरवाजे तक पहुंचे, सारे कैमराज उनकी तरफ घूम गए और उनकी पिक्चर्स लेने लगे। उन जर्नलिस्ट ने न आओ देखा ना ताओ और सीधे सीधे उन सभी से एक साथ सवाल करने लगे। मिस्टर राहुल, आज आप नीलाम करने के लिए क्या लाए हैं? मिस्टर पलाश, क्या आप भी कुछ ऑक्शन में देने वाले हैं? मिस मिली, क्या आज आप कुछ परफॉर्म करने वाली हैं? ये सारे रिपोर्टर्स एकदम हावी होने लगे। वैसे तो वहां पर 1-2 सिक्योरिटी वाले भी मौजूद थे, पर वो भी कुछ नहीं कर पा रहे थे। राहुल और मिली इन लोगों पर ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं और सीधे सीधे वहां से निकल जाते हैं। ये चैरिटी पार्टी होटल की तीसरी मंजिल पर एक ओपन एयर रूफटॉप पर रखी गई है। म्यूजिक एसोसिएशन की व्यवस्था अभी तो अच्छी लग रही थी। हॉल के बाहर पहुंचते ही उन्होंने जैसे ही सुना कि कुछ लोग आ रहे हैं, वो सीधे भाग कर गए और फिर उन्हें हॉल तक एस्कॉर्ट किया। तीसरी मंजिल का वो हॉल पूरी तरह से ओपन एयर हॉल नहीं था, वो ग्लास से बनाई गई एक वॉल से कवर था। उस पूरे हॉल को देखते ही राहुल हैरान रह गया था। उसने आज तक ऐसा हॉल नहीं देखा था, ना तो इस जन्म में और ना ही अपने पिछले जन्म में।
अभी यहाँ पर 150 से 160 लोग मौजूद थे। राहुल ने सबकी तरफ देखा और राहुल समझ गया कि ये सब लोग एक दूसरे को बहुत अच्छे से जानते हैं। वो सभी म्यूजिक इंडस्ट्री से थे, या तो सिंगर्स या म्यूजिशियंस या उनके मैनेजर्स। राहुल साफ देख सकता था कि ये सब लोग 4 ग्रुप्स में बटे हुए हैं। उसके ठीक सामने जो ग्रुप था वो सभी एकदम यंग थे। इन लोगों की उम्र 20 साल से 30 साल तक के अंदर होगी। वो सभी खड़े खड़े आपस में बात कर रहे थे और ड्रिंक्स ले रहे थे। उसकी दाईं तरफ के सोफों पर सब मिडिल एज के लोग बैठे हुए थे, जो लगभग 40 से 50 की एज के पड़ाव पर होंगे। ये सभी पुराने फेमस लोग हैं जिन्होंने इस इंडस्ट्री में अपना अच्छा नाम बनाया है और वो अभी भी टॉप लिस्ट में बने रहते हैं। इन्हीं के साथ बहुत से मैनेजर्स भी खड़े हैं। वहीं उसके बाईं तरफ के सोफे पर बैठे लोग सभी बुजुर्ग हैं। हर कोई 60 साल या उससे ज्यादा का था। उन्हें देखकर साफ साफ कहा जा सकता था कि वो ही इस म्यूजिक एसोसिएशन के मेंबर्स और पदाधिकारी हैं, क्योंकि ये लोग बहुत से लोगों से घिरे हुए थे और हर कोई इन्हें सम्मान दे रहा था। और बाकी बचे लोग होटल के वेटर्स, काम करने वाले लोग, इवेंट मैनेजमेंट कंपनी के लोग, जिन्हें इस इवेंट को ऑर्गेनाइज करने का ठेका दिया गया था, वो सभी मौजूद थे। जैसे ही राहुल और बाकी सबने हॉल में एंट्री ली, उन्होंने सभी का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया और सब उनकी तरफ ही देखने लगे। क्या इस पार्टी में भी राहुल अपनी छाप छोड़ पाएगा? क्या मिली और राहुल के साथ आने की वजह से इन दोनों के रिश्तों की बात होगी? क्या राहुल इंडस्ट्री के इतने बड़े लोगों के सामने भी अपना इंप्रेशन जमा पाएगा? इस कहानी में क्या होगा आगे, जानने के लिए सुनते रहिए सुपरस्टार पापा, सिर्फ पॉकेट एफएम पर। मिली इस वक्त इंडिया की टॉप अभिनेत्रियों में से एक है। वो बहुत प्रसिद्ध है। वो ना सिर्फ फिल्मों में बल्कि टीवी पर भी काफी चर्चित है। वैसे तो उसका यहाँ आना बनता नहीं था, क्योंकि उसके पास इस पार्टी का इनवाइट भी नहीं था, लेकिन वो फिर भी आई। और क्या खूब आई। वो इतनी सुंदर दिख रही थी कि हर कोई उसे पलट पलट कर देख रहा था। दरवाजा खुलते ही सबसे आगे मिली और रोहिणी अंदर आए थे, लेकिन उनके पीछे राहुल और सुना को आते देख सभी लोगों का ध्यान उन पर चला गया। राहुल को आता देख लोगों में खुसर फुसर चालू हो गई। अरे ये क्या राहुल है? किसी एक ने धीरे से अपने साथ वाले से पूछा। हाँ हाँ वही है। इसका मतलब इसके आने की खबर कोई अफवाह नहीं थी, सच थी। दूसरा उसे जवाब देता है। चलो अच्छा ही है, अगर आज ये गाता है तो कुछ तो मजा आएगा, वरना अभी तो पार्टी बोरिंग ही चल रही है। इस हॉल में अधिकतर लोग सिंगर्स ही हैं, इसलिए ऐसा नहीं है कि राहुल से बेहतर लिरिक्स लिखने वाला या गाने वाला यहाँ पर कोई नहीं है। लेकिन अभी जिस तरह से राहुल के सितारे आसमान में हैं, उस वजह से उसके गाने सबको पसंद आने की पूरी उम्मीद है। अभी पिछले कुछ दिनों में ही राहुल ने अपना हुनर सबको दिखा दिया है। पहले गाने से लेकर अभी तक राहुल ने हर स्टाइल के गाने गा दिए हैं। फिर भले ही वो भारतीय शास्त्रीय संगीत हो, रॉक हो या पॉप, उसके गानों के मिलियंस में व्यूज हैं। राहुल और सोना के पीछे पलाश के अंदर घुसते ही अचानक से सारे मिडिल एज स्टार और मैनेजर्स अपनी अपनी जगह से उठे और पलाश के पास जाकर उससे मिलने लगे। उन सभी ने उससे हाथ मिलाया। अरे मिस्टर पलाश, आज आप लेट हो गए। क्योंकि पलाश न्यू टैलेंट मीडिया कंपनी का मालिक है और उसकी कंपनी अभी टॉप आर्टिस्ट मैनेजमेंट कंपनीज में से एक है, इसीलिए सभी स्टार्स और मैनेजर्स का उठकर उसका स्वागत करना बनता है। अरे वाह क्या बात है, इतने सारे जाने पहचाने चेहरे जिनसे मिले बहुत टाइम हो गया है। पलाश ने भी सभी से सम्मान से बात की। मिलने के बाद सभी की नजरें सिर्फ और सिर्फ राहुल पर जमी हुई थी। मिस्टर पलाश, क्या आप राहुल के साथ आए हैं? एक ने पलाश से पूछा। दूसरे ने भी कहा, आप हमें मिलवाते क्यों नहीं उससे? वैसे राहुल को बहुत से लोग पहले से ही जानते थे। पलाश उसके पास गया और कहा, अरे राहुल इधर आओ यार, यहाँ बहुत से लोग हैं जो तुमसे मिलना चाहते हैं। राहुल, जो कि सोना, मिली और रोहिणी के साथ खड़ा था, पलाश की ये बात सुनकर वो सबसे मिलने के लिए पलाश के पास जाता है। ये लो मिलो इनसे। पलाश मिलाता है। ये है मिस्टर राज, ये क्वीन कंपनी के मैनेजर हैं। राहुल अपना हाथ आगे बढ़ाकर उनसे हाथ मिलाता है। हेलो मिस्टर राज। हालांकि अपने पिछले जन्म में भी राहुल एक मीडिया कंपनी का मैनेजर था, इसीलिए वो जानता है कि लोगों के साथ आपका व्यवहार कैसा होना चाहिए। वैसे राहुल और पलाश के साथ खड़े इन सभी लोगों की एज में लगभग 20 साल का अंतर था, लेकिन फिर भी वो आपस में बहुत ही अच्छे से बात कर रहे थे। राहुल सभी के साथ बहुत अच्छे से घुल मिल जाता था। तभी राहुल ने दरवाजे से एक बुजुर्ग इंसान को अंदर आते हुए देखा। उन्हें आता देख राहुल यहाँ से निकला, एक्सक्यूज मी, और सीधे उनके पास जाकर उनका हाथ पकड़कर लाने लगा। हेलो रमन प्रसन्ना सर। सोना भी उन्हें देखकर जोर से भाग कर गई और बोली, दादाजी दादाजी। ओ सोना बेटा, कैसी हो तुम?
रमन सर ने सोना के गालों पर हाथ लगाकर कहा, आप तो बहुत सुंदर दिख रहे हो बेटा। चलिए सर, यहाँ दरवाजे पर नहीं रुकिए, आइए अंदर चलकर बात करते हैं। वो दोनों अंदर आते हैं। हाँ हाँ बिल्कुल। रमन जी ने भी हाँ में सर हिलाया। देखो, वैसे आज यहाँ पर मेरे बहुत सारे पुराने दोस्त भी आए हैं। मैंने सुना है कि वो तुम्हें लेकर बहुत क्यूरियस हैं। तुम मिले उनसे? राहुल कुछ जवाब देता उसके पहले ही मिली उनके सामने आई और बोली, हेलो सर। दरअसल मिली रमन सर को पहले से ही जानती थी। वो एक बार किसी फिल्म की स्क्रीनिंग के टाइम पर एक फिल्म फेस्टिवल में मिले थे। अरे मिली, कैसी हो तुम? कितने दिनों बाद मुलाकात हुई, आज यहाँ इस पार्टी में कैसे? रमन सर मिली को देखकर खुश हुए। सर, मैं मेरी मैनेजर रितु की जगह पर आई हूँ। आप तो जानते ही उसे ज्यादा पार्टी वार्टी पसंद नहीं है, तो मुझे भेज दिया। हाँ हाँ मैं जानता हूँ, वो कभी नहीं आती है। मिस्टर रमन ने पास ही खड़े राहुल को दिखाते हुए कहा, वेल, इनसे मिलो, ये राहुल हैं, एक बेहद होनहार सिंगर, अभी के टाइम के चमकते सितारे। ये सब सुनकर राहुल शर्माने लगता है, लेकिन वहीं मिली को ये सब सुनना प्राउड महसूस करवा रहा है। राहुल और मिली एक दूसरे को जिस तरह से देख रहे थे, उससे मिस्टर रमन समझ गए। अरे, क्या तुम एक दूसरे को पहले से ही जानते हो? जी सर, अभी कुछ दिनों पहले ही हमने साथ में गेम शो जीता है। अरे वाह वाह वाह, मिलो मिलो, आप सब लोग आपस में मिलो और मैं चलता हूँ अपनी जगह। आप नौजवान लोग आपस में मिलो, बातें करो, एंजॉय करो। अब भाई, चैरिटी के साथ साथ ये पार्टी एंजॉय करने के लिए भी तो है। राहुल फिर से शर्मा जाता है। चलो, मैं तो चलता हूँ अपने दोस्तों के पास। वो वहां से जाने लगते हैं कि तभी मिली रोहिणी और राहुल से पूछती है, क्या हुआ, ये क्या बोलकर गए हैं? राहुल उसे हैरानी से देखता है और अपना माथा पीट लेता है। हे भगवान, क्या करें इस लड़की का। रोहिणी जोर जोर से हंसने लगती है। क्या दीदी, आप सच में नहीं समझे? अरे नहीं समझी तो नहीं समझी, इसमें हंसने वाली क्या बात है? मिली थोड़ा तुनक कर बोली। अच्छा अच्छा, अब आप गुस्सा मत हो, रोहिणी ने कहा। वो कहकर गए हैं कि आप यंग लोग एंजॉय करो और आपस में थोड़ा साथ में टाइम स्पेंड करो। इसका क्या मतलब हुआ? यही कि हम लोग साथ खड़े रहें। मिली ने फिर नादानी से कहा। यार दीदी, आप रहने दो। रोहिणी फिर जोर से हंसती है। अरे यार, तू फिर से हंसने लगी? राहुल, इसको बोलो ना कि मुझे बताए। मिली रुआंसी हो जाती है। रोहिणी चुप हो जाओ, राहुल थोड़ा सा तुनक कर कहता है। राहुल के इस तरह कहने की वजह से रोहिणी एकदम चुप हो जाती है। वैसे उस पार्टी में जितने भी लोग थे, उनमें से आधे से ज्यादा लोगों का ध्यान मिली और राहुल की तरफ ही था। राहुल मिली को समझाने लगता है, देखो, हम दोनों यंग हैं, राइट? तो उन्होंने कहा कि हमें एक दूसरे से मिलना चाहिए और बात करनी चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि शायद वो समझ गए हैं कि हम दोनों के बीच कुछ है। मिली उसकी बात समझती है। ओह, अब समझी। हाँ, बस इतनी सी बात थी। राहुल बोलकर दूसरी तरफ देखने लगता है। मिली उसे खींचकर वापस अपनी तरफ करती है। ये कोई छोटी सी बात नहीं है मिस्टर राहुल, अगर सबको पता चल गया ना कि मैं ही सोना की। बोलते बोलते मिली एकदम से रुक जाती है। वो इधर उधर देखती है। बहुत से लोग नजर चुरा चुरा कर उन्हीं की तरफ देख रहे होते हैं। मिली उसे छोड़ती है और बोलती है, चलो उधर साइड में चलते हैं, उस कॉर्नर वाले सोफे के पास। राहुल कुछ समझ नहीं पाता। क्यों, यहीं बोलो ना, क्या हुआ? अरे नहीं नहीं, यहाँ पर नहीं, उधर साइड में चलो। मिली उसे खींच कर ले जाती है। सब लोग उसे ये करते हुए देखते हैं। जैसे ही मिली और राहुल कॉर्नर वाले सोफे के पास पहुंचते हैं, तभी उस सोफे पर बैठा एक आदमी उठता है और राहुल के पास आ जाता है। हाय, आर यू राहुल? मिली इसका जवाब देती है, हाँ जी, यही राहुल हैं, और अभी ये बिजी हैं, क्या आप थोड़ी देर बाद आएंगे? वो आदमी कुछ समझ नहीं पाता है और वो सीधे राहुल की तरफ देखता है। राहुल मिली की तरफ देखने लगता है। वो आदमी अजीब सा मुंह बनाकर वहां से निकल जाता है। उसके जाते ही मिली वापस हॉल में नजर दौड़ाती है। अभी भी लोग इन्हें देखते रहते हैं। उफ, ये बदतमीज लोग, चलो हम अंदर चलते हैं, वॉशरूम के पास। फिर मिली उसे खींचती है। अरे क्या कर रही हो मिली, क्या हुआ? वो दोनों वॉशरूम के बाहर खड़े हो जाते हैं। राहुल उससे पूछता है, अरे क्या हुआ, बताओगी भी? सुनो मिस्टर राहुल, मैं साफ साफ कह देती हूँ। तभी वॉशरूम से फ्लश की आवाज आती है और वॉशरूम का दरवाजा खुलता है और अंदर से एक फीमेल बाहर निकलती है। वो राहुल को देखती है और एकदम से रुक जाती है। अरे, आप तो राहुल है ना? उसका मुंह खुला का खुला रह जाता है और वो राहुल की तरफ हाथ बढ़ाने लगती है। तभी वहां खड़ी मिली बोल पड़ती है, ओ आंटी, सुसु किया ना अच्छे से, अब जाओ यहाँ से, हम कुछ बात कर रहे थे। और उसकी तरफ हाथ क्या बढ़ा रही हो? हाथ धोए भी हैं तुमने? वो आंटी मिली को देखती है और गुस्से में धीरे धीरे बोलती है, बदतमीज लड़की। वो मुंह बनाती है और वहां से निकल जाती है। ये क्या हो रहा है मिली? राहुल पूछता है, साफ साफ बताओ। देखो, मैं तुम्हें बता दूं कि तुम ये जो सब कर रहे हो ना, वो चलेगा नहीं। क्या किया मैंने? मिली लाल हो चुकी है।
ये जो तुम मुझे ऐसे मुस्कुराकर देख रहे थे, उसी से उन रमन सर को लग गया कि हम दोनों के बीच कुछ चल रहा है। एक्सक्यूज मी, वो सिर्फ मेरी वजह से नहीं, तुम्हारी वजह से भी हुआ है। उन्होंने तुम्हें भी देखा था मुझे प्यार से देखते हुए। अरे तुम्हें प्यार से कौन देखेगा? मिली बोलती है। ये आंटी जैसी औरतें देख सकती हैं, पर मेरी जैसी नहीं। अच्छा, राहुल का पारा भी चढ़ गया। तुम्हारी जैसी औरतों को क्या सोने के पर लगे होते हैं? क्या तुम कोई हूर की परी हो? जी नहीं, मिली ने कहा। हम जैसी फ्यूचर प्लान करने वाली लड़कियां तुम जैसे लड़कों से नहीं फंसती। अरे वाह वाह वाह, बड़ी आई फ्यूचर प्लान करने वाली लड़कियां, राहुल बोलता है। मेरा मुंह मत खुलवाओ। नहीं नहीं, बोलो ना, बोलो। अरे तुम रहने दो, लड़की हो ना, अभी 2 मिनट में बुरा लग जाएगा। अरे मैं कोई ऐरी गैरी लड़की नहीं हूं जो तुम जैसे की वजह से गुस्सा हो जाऊं। बताओ ना क्या बोल रहे हो? मिली की आवाज तेज हो गई। पक्का बोल दूं? राहुल भी जोर से बोलने लगा, लेकिन ये इतना भी जोर से नहीं था कि बाहर तक आवाज चली जाए। हाँ हाँ बिंदास बोलो, आज तो बोल ही दो। मिली ने तेजी से बोला। अगर फ्यूचर प्लान करने वाली लड़की होती ना तुम, तो हमारी उस रात को जिसकी वजह से आज सोना हमारे साथ है, तुम। राहुल के ये बोलते ही मिली समझ गई कि राहुल क्या बोलने वाला था। वो अचानक से लपकी और राहुल का मुंह अपने हाथों से बंद कर दिया। चुप! राहुल के मुंह पर हाथ रखने की वजह से मिली एकदम राहुल के करीब आ गई थी। वो दोनों एक दूसरे की सांसें महसूस कर सकते थे। राहुल मिली की आंखों में झांक रहा था, मिली राहुल की आंखों में झांक रही थी। दोनों एक दूसरे में गुम हो गए थे। ऐसा लग रहा था कि मानो दोनों हवा में उड़ रहे थे। ये पहली बार था जब राहुल और मिली इस तरह से एक दूसरे को देख रहे थे। दोनों एकदम से चुप हो गए थे। मिली ने राहुल के मुंह पर से हाथ हटा लिया था। हाथ हटाते ही मिली की नजरें राहुल के होठों पर पड़ती हैं। राहुल भी मिली के होठों को देखने लगता है। ऐसा लग रहा है कि मानो वो दोनों एक दूसरे के लिए सालों से प्यासे हैं। वो दोनों धीरे धीरे बेहद करीब आने लगते हैं। वो दोनों बस एक दूसरे के होठों को चूमने ही वाले होते हैं कि तभी एक वेटर वहां आ पहुंचता है। उन दोनों को एक दूसरे में खोया हुआ देख वो उन्हें डिस्टर्ब नहीं करना चाहता था, पर उसे रोहिणी ने भेजा था, इसीलिए उसने उन्हें टोक दिया। वो उन दोनों को बाहर निकालने के लिए पहले खांसता है। उहु उहु। उसके खांसते ही अचानक दोनों होश में आ जाते हैं और एक दूसरे से एकदम दूर हो जाते हैं। दोनों की सांसें अभी भी तेज हैं। अब सॉरी मैडम, सॉरी सर आपको डिस्टर्ब करने के लिए, लेकिन बाहर से एक मैडम ने आप लोगों को ढूंढने के लिए मुझे भेजा है। उन्होंने आपको एक मैसेज देने के लिए कहा था कि सोना आपका इंतजार कर रही है, उसे भूख लग रही है। इतना कहकर वो वहां से निकल जाता है। मिली और राहुल चुप ही रहते हैं। वो दोनों बहुत असहज हो जाते हैं। राहुल मिली की तरफ देखता है। मिली अपने आप को संभालती है। फिर मिली राहुल की तरफ देखती है। राहुल भी अपने आप को व्यवस्थित कर रहा होता है। फिर धीरे से राहुल बात शुरू करता है। सही कहा तुमने, गलती मेरी ही थी। मिली भी धीरे से कहती है, नहीं सिर्फ तुम्हारी नहीं, मेरी भी गलती थी। मैं भी तुम्हें ऐसे देख रही थी मानो। मिली चुप हो जाती है। राहुल उससे पूछ पड़ता है, मानो? मिली राहुल को देखती है। राहुल मिली को देख रहा होता है। मिली अपनी नजरें फेर लेती है और बोलती है, मानो कुछ नहीं, छोड़ो। हाँ छोड़ो, राहुल बोलता है। ठीक है, तो हम ध्यान रखते हैं कि लोगों को शक ना हो। तुम भी रोहिणी के साथ ज्यादा रहो और मैं भी सोना के साथ ही रहूंगा। मैं ही उसे खाना भी खिला दूंगा। बस मेरी परफॉर्मेंस के टाइम पे तुम उसे संभाल लेना। ठीक है, मिली कहती है। तो ठीक है, पहले मैं बाहर जाता हूँ, फिर थोड़ी देर बाद तुम आ जाना। राहुल वहां से जाने लगता है। ठीक है, तुम जाओ। मिली उसे जाने देती है। वो वहां से निकल जाता है। मिली अकेली खड़ी रहती है। राहुल के जाने के बाद वो अपने सिर पर मारती है और खुद से बोलती है, स्टूपिड। क्या राहुल और मिली एक दूसरे की फीलिंग्स को अब एक्सेप्ट करेंगे? क्या उन्हें किसी ने देख तो नहीं लिया? क्या इसके बाद वो दोनों साथ ही रहेंगे? इस कहानी में क्या होगा आगे जानने के लिए सुनते रहिए सुपरस्टार पापा, सिर्फ पॉकेट